ओके चलिए फिर बात करेंगे मार्केट की। अगले 1.5 घंटे में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा भी होगी, लेकिन इस समय मार्केट में क्या चल रहा है पहले इस पर आ जाते हैं। एक टाइम करेक्शन मार्केट में जिसकी बात भी हुई थी पिछले कई दिनों से कि एक टाइम करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हज था जो कल तक 2600 समथिंग पे था, अब 2700 पर आ गया। और एक दो दिन अगर इसी तरीके से मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फिर उससे क्या होगा, ये फिर 20,800 20,850 तक आ जाएगा, तब मार्केट आपको उतना एलिवेटेड नहीं लगेगा। तो इसके लिए मार्केट इसलिए एलिवेटेड लग रहा है कि सारे मूविंग एवरेज से इतना ऊपर आ गया है। प्राइस करेक्शन नहीं आए हैं आलम मार्केट में। आप ये भूल जाइए कि मार्केट आपको यहाँ से 20-500 तक की करेक्शन दिखा देगा, वो नहीं आने वाला है। इसमें मैं बहुत क्लियर हूँ। लेकिन टाइम कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन, जिससे मूविंग एवरेजेस कैचअप हो जाए, वो भी एक बुल मार्केट में तरीका होता है मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। खैर देखते हैं क्या होता है फिर, और उसके बाद फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर। गुड आफ्टरनून अनुज। तो बेसिकली पहले प्राइस एक्शन देखने को मिला है, अब टाइम करेक्शन बाजार में देखा जाएगा। अनुज, फिर ऐसी स्थिति में आज के लिए अप्रोच क्या होगी, कंसिडरिंग आज हमने शुरुआत बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर की थी, बट ऑब्वियसली एक नया हाई भी छुआ और उसके बाद बाजार लड़खड़ाया। और सिर्फ निफ्टी बैंक नहीं, इनफैक्ट मिड कैप्स में भी वो हमने देखा है कुछ बिकवाली देखने को मिली। हाँ जी, देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा कि क्योंकि हमारी मार्केट ने ना आदत बहुत बिगाड़ दी है हम लोगों की। अभी भी आप देखें आज का लो जो है कल के लो से ऊपर है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी कल के लो से ऊपर है। 20,923 कल का लो था, आज का लो 20,947 है। तो मार्केट कर क्या रहा है, और ये आपको पिछले हफ्ते भी याद होगा। पिछले हफ्ते भी बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार 3 दिन तक लगातार मार्केट ने ऑलमोस्ट सेम लो बनाया था, फिर मंडे को 100 पॉइंट हायर का लो बना दिया। अभी पॉसिबल है कि आज कल और परसों में मार्केट शायद इसी लो के आसपास 20,950 20,900 हो सकता है, एक बार के लिए 20,925 तोड़ भी दे, 20,900 पे भी चला है। ये पॉसिबिलिटी है मार्केट में। लेकिन अगर वो कर भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक मार्केट में, इसका मतलब है कंसोलिडेशन हो रहा है जी। और एक चीज़ जो मेरी क्लियर है इस मार्केट में कि इस मार्केट में आपको लॉन्ग रहना है और एक आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है 20,890 का। और अगर इस स्टॉप लॉस को आप बना के रखेंगे तो मार्केट में एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी लोअर लेवल पर ऐड करने की। 20,900 से 20,950 ये है अगर आप नई बाइंग कर रहे हैं तो। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर मुझे लग रहा है कि एक जो बाय जोन है वो रहेगा करीब करीब 47,000 टू 47,200, और एक जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा करीब करीब 46,800 का। तो ये इनफैक्ट वो अहम लेवल्स आपके लिए। थोड़ा सा बाजार दबाव में रह सकता है, लेकिन शायद एक मौका है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स फिर आपके लिए चुनने का। तो ऐसे में किन स्टॉक्स में आज एक्शन बना है उस पर आएंगे, आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स भी दिखाएंगे। लेकिन इस समय ताज़ा हाल निफ्टी बैंक का देखिए, बात करते करते ये करीब करीब 140 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। और मिड कैप इंडेक्स सुबह में आउट परफॉर्म कर रहा था दिग्गजों को, वो भी करीब देखते ही देखते 100 पॉइंट गवा चुका है। चलिए आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आते हैं। और क्लियरली आज अंडरलाइंग स्ट्रेंथ कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में है, लेकिन कुछ ऐसे भी काउंटर्स हैं जो ऊपरी लेवल से दबाव में आए हैं। तो स्ट्रेंथ कहां पर दिख रही है? आज इंश्योरेंस कंपनियों का दिन है। HDFC लाइफ 3.5% ऊपर। सीमेंट कंपनियों में अल्ट्राटेक, ग्रासिम जैसे स्टॉक सुबह से ही भाग रहे हैं। अभी भी आपको अल्ट्राटेक 2% ऊपर दिखेगा। और क्लियरली तेजी देखने को मिली है मेटल्स में। हिंडाल्को लीड कर रहा है उस चार्ज को। ऑटो कंपनियों में बजाज ऑटो में तेजी। इंडिया मार्ट में एक हमने देखा करीब 4.5-5% का इजाफा। JSPL में अच्छा फॉलो थ्रू। जी एंटरटेनमेंट बैन से बाहर निकला है, सुबह से मजबूत है। और आज IRCTC में भी हम देख रहे हैं खरीदारी के अंश बन रहे हैं। लेकिन देखिए मंदी कहां पर है। PI इंडस्ट्रीज, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ पॉकेट्स है जहां पर बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया है। साथ ही साथ बैंक्स को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि बैंक्स भी आज एक बैकफुट पर है। खासतौर से कोटक, ICICI बैंक जैसे काउंटर्स जहां पर कुछ सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक भी कुछ मुनाफा वसूली के ग्रिप में ही है। ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, यहाँ से आगे आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, किन ट्रेड्स पर फोकस करें? फंडामेंटल्स पर विलियम ओनील के मयूरेश जोशी से करेंगे बात। टेक्निकल कॉल्स के लिए मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, श्रीकांत चौहान, अमित सेठ और जतिन गेडिया हैं। 2:20 पर चीनी कंपनियों की चर्चा होगी। आज अनुमान यही लगाया जा रहा है, ऐसी अटकलें हैं कि PMO से चीनी मिलें मिलती हुई दिखाई देंगी। और एथनॉल उत्पादकों के साथ दरअसल ये बैठक हो सकती है। हाल ही में जो सरकार ने एक्शन लिया है उसको लेकर विचार दोबारा से हो सकता है। एटलीस्ट अपील तो की जाएगी। असीम मनचंदा को जोड़ेंगे इस मामले पे। 240 पर
ईयर एंड आने से ठीक पहले कार कंपनियां बम्पर डिस्काउंट दे रही हैं। उस पर एक अपडेट दीपाली राणा के साथ। आज 2:50 पर हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्टी सीईओ फिरोज अजीज जुड़ने वाले हैं। फिर 3 बजे 3:10 के आसपास BTST STBT ट्रेड्स लेकर आएंगे और साथ ही आपको बताएंगे आज की क्लोजिंग की क्या तैयारी है। ओके चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस समय, और एक बार जरा अपने पैनल को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मानस बताइए इस समय की आपकी पिक क्या होगी? देखिए, इस समय के लिए मेरा पिक जो है वो एचडीएफसी लाइफ है, क्योंकि जितना इंश्योरेंस कंपनीज अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देखने को मिला है। और एचडीएफसी लाइफ ने तो बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 690 के आसपास था उसको ब्रीच किया है। तो आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 684 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 715 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एचडीएफसी लाइफ में। ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करना हो तो 700 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 18 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 40 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, तो 700 का कॉल लेने का विकल्प आपके लिए उपलब्ध है जो 18 के आसपास है। टारगेट 40 का रहेगा। HDFC लाइफ टॉप ट्रेडेड काउंटर, और ये इनफैक्ट मानस के रेडार पर आया है। प्रशांत भी हमारे साथ है। प्रशांत, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी आशा जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून तो पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे लुपिन में मुझे बहुत अच्छी प्राइस एक्शन नजर आ रही है। जो डिप आई है एक स्ट्रांग मूव के बाद, वो एक हेल्दी करेक्शन हुआ है, क्योंकि इस डिप में बिकवाली के वॉल्यूम्स नहीं थे और 20 दिन के एवरेज पे सपोर्ट लिया है। 1245-50 के बीच प्राइस ट्रेड कर रही है। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1234, 1234, और मैं यहाँ से 1280, 1285, 1285 तक के टारगेट्स देख रहा हूँ। ओके चलिए अब अमित सेठ को भी जोड़ लेते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून। क्या रहेगा आपका टॉप ट्रेडिंग आइडिया इस समय का? गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय का मेरा टॉप पिक रहेगा विप्रो। विप्रो में जैसे हमने कल देखा था, एक थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज आया था, उसके बाद भी स्टॉक ने काफी अच्छा अपना स्ट्रक्चर मेंटेन किया। ऑलरेडी कुछ दिनों से विप्रो का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव और एक बेस से बाहर आ रहा है, और आज के सत्र में हमने देखा कि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जो इसकी 424 425 के आसपास है, उसको भी स्टॉक क्रॉस कर रहा है इस मार्केट में। तो क्योंकि एक बेस से निकलता हुआ स्टॉक है, काफी बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे एक बाय कॉल बनता है। 425 का इसका प्राइस है। टारगेट्स लगभग 440 के रहेंगे, स्टॉप लॉस 418 का रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी विप्रो में। क्लियरली आज फिर आईटी कंपनियां तेजी में हैं। जतिन गेडिया भी हमारे साथ है। जतिन नमस्कार, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो मेरा जो ट्रेड रहेगा वो टाटा कम्युनिकेशंस में रहेगा, लॉन्ग साइड पे रहेगा। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक अपमूव स्टार्ट किया है, तो मेरे को लगता है 1770 तक का अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। तो मैं टाटा कम्युनिकेशंस लॉन्ग करने की सलाह दूंगा, और इसमें मैं स्टॉप लॉस 1680 का रखना चाहूँ। ओके 1680 का स्टॉप लॉस रहेगा टाटा कम्युनिकेशन में। आज न्यूज़ भी आई थी इसमें GLR से रिलेटेड, उसके बाद से इसमें एक फ्रेश मूव देखने को मिला यहाँ पर। मयूरेश को जोड़ लेते हैं अब शो में। मयूरेश गुड आफ्टरनून। मयूरेश बताइए आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक रहेगा? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल एज वेल। तो जो मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स थीम है डोमेस्टिक सिक्लिकल्स को लेके, आई थिंक वी कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ऑन दैट। और इसमें से जो एक चुनिंदा मिड कैप कंपनी है NCC, इस पे हम काफी बुलिश है मार्केट्स में इंडिया में। 2-3 रीजंस। एक, मैनेजमेंट रीइटरेट कर रहा है कि जो रेवेन्यू गाइडेंस है अगले वर्ष का, ये 20% का ग्रोथ दिखा सकता है एज अ बेयर मिनिमम और अ बेस केस सिनेरियो। हमारे अनुमान में इससे भी ज्यादा हो सकता है। इसके रीजंस काफी सिंपल है। आज अगर इनका ऑर्डर बुक आप देखें, लगभग 60-61 हजार करोड़ पे है, विच इज 4 टाइम्स द रेवेन्यू। एग्जीक्यूशन अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है विद एवरी पासिंग क्वार्टर। इनपुट कॉस्ट में हमने अच्छा खासा एक गिरावट देखी है, और जो ऑपरेटिंग लेवरेज बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और रैशनलाइजेशन जो प्ले आउट हो रहा है, वो मार्जिन पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बेटर एग्जीक्यूशन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। एक तो स्टेट इलेक्शंस है अगले साल, सेंट्रल इलेक्शंस अगले साल, उसमें से काफी आई थिंक वर्क ऑर्डर्स होते हैं, ये फास्ट ट्रैक में कंप्लीट होते हैं, और जनरली एग्जीक्यूशन हैज इंप्रूव सिग्निफिकेंटली, जो वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रेस कम ला रहा है। मैनेजमेंट के अनुमान से 26,000 करोड़ की ऑर्डर बुक या ऑर्डर इनफ्लो आनी चाहिए। दे हैव ऑलरेडी डन ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ, तो वहां पे भी शायद एक्सीड हो। इन माय ओपिनियन आई थिंक इट शुड इजीली क्रॉस अबाउट 30,000 करोड़ फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, और बहुत सटीक तरीके से ऑर्डर बुक स्प्रेड आउट है। बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल, वाटर, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन।
डेट भी बहुत ज्यादा बुक्स पे है ही नहीं, एंड द डेट शुड पीक आउट अराउंड 1500 odd crores, जो विद इम्प्रूव कैश फ्लोज रीपे होनी चाहिए, यानी लार्जली वर्किंग कैपिटल डेट रहेगी। तो हमें लगता है एनसीसी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक अच्छी 20-25% की आप अपसाइड देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस एट 160। एनसीसी में एक अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई की है। चलिए कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लाना शुरू करते हैं जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। आज सुबह से ही चर्चा इन इंश्योरेंस कंपनियों की हो रही है। इनफैक्ट एचडीएफसी लाइफ मानस ने अभी दिया, सुबह में आई थिंक राजेश पालविया के रेडार पर ये था, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू समेत। फंडामेंटली कुछ बदला है क्या मयूरेश इन कंपनियों में, अदर देन द फैक्ट कि ईयर एंड पर वो थोड़ा सा प्रीमियम पे आउट का ट्रिगर रहता है? Oh, absolutely, and you're absolutely right, Harshada ji. I think specifically Q4, क्योंकि काफी लोग जो सैलरीड एम्प्लॉइज रहते हैं या अन्य भी ये टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, और इंश्योरेंस प्रीमियम्स एक्चुअली सी अ वेरी रोबस्ट कलेक्शन इन Q4. बट स्पेसिफिकली आई थिंक पिछले बजट के बाद जो प्रोडक्ट ट्वीट हो रही है काफी प्लेयर्स में, प्रोटेक्शन प्लान्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग जो मार्जिन क्रिएटिव रहते हैं, ये सारे प्लेयर्स के लिए ये अच्छे खासे इंट्रोड्यूस होने लग गए हैं। ऑब्वियसली विद द इन्वेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन, आई थिंक काफी कुछ जो कॉस्ट की फैक्टर्स होते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, ये अच्छे खासे कम हुए हैं, और जो नेट प्रीमियम ग्रोथ सेकंड हाफ में होती है ये सिग्निफिकेंटली बेटर होती है कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ। सो आई थिंक काफी टेलविंड्स है ये पूरे सेक्टर के लिए। बट जैसे हम हमेशा कहते हैं, आई थिंक इफ यू प्रॉब्ली लुक एट द प्रोडक्ट मिक्स, जैसे हम कह रहे थे, जिनके पास ज्यादा प्रोटेक्शन या नॉन पार्टिसिपेटिंग है उसमें शायद एसबीआई लाइफ प्रॉब्ली हैज अ बेटर प्रोडक्ट मिक्स एज वी स्पीक। दूसरा, आई थिंक जो बैक एश्योरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है ये बहुत अहम होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर प्रोडक्ट्स एज वेल। एसबीआई की शेयर रीच से मेरे हिसाब से आई थिंक द काइंड ऑफ नंबर्स दैट कैन प्रॉब्ली कम थ्रू विद द मिनिमल इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट, ये बहुत एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट रहती है। इन्होंने एक एडेड प्रोविजनिंग भी की है, और ओवरऑल जो कॉस्ट होता है इनका मार्केटिंग प्लस कमीशन को लेके इज हार्डली एट 7.5%, which is far lower than an HDFC Life or an ICICI Pru, which stands at 20%. तो embedded value के हिसाब से हमें लगता है कि SBI Life among the three probably should stand out. ओके, चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं अब जहां पर थोड़ा सा इस समय मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। एक बार पीआई इंडस्ट्रीज लेकर आइए, 4.5% ये स्टॉक नीचे इस समय। इंटरडे चार्ट आएगा इसका स्क्रीन पर, आपको ये देखिए 4.5% ये स्टॉक नीचे है इस समय। मयूरेश, कोई व्यू, कोई आइडिया यहाँ पर ये इतनी बड़ी डिक्लाइन क्यों आई? कोई न्यूज़ जो मैंने मिस की हो या कोई और रीज़न? नहीं, not too sure. I mean, न्यूज़ बेस कुछ है तो I'm not too sure. ओके, मानस टेक्निकली पीआई इंडस्ट्रीज? देखिए पीआई इंडस्ट्रीज के अगर आप चार्ट्स को रीड करने की कोशिश करें तो देखिए सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो केवल एक छोटे से उछाल का इंतजार करिए और वहां पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। आज का क्लोजिंग अगर 69.75 69.90 के नीचे आता है तो आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी, और उस केस में 3500 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए क्योंकि एक तरह का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, इसलिए अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो। ये फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सेल ऑन राइज का आ गया है सिग्नल। 3 महीने में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं, करीब 3% के रिटर्न्स दिए। इनफैक्ट 1 महीने का दिखाई है, 3 महीने तो थोड़ा सा पीरियड लंबा हो गया। 1 महीने में यहाँ पर निचले लेवल से हमने देखा था थोड़ा सा एक्शन बनता दिखाई दिया था, लेकिन 1 महीने में भी ज़्यादा कुछ हरकत नहीं। एक बीच में विंडो आई थी जब ये सारे केमिकल स्टॉक्स में इंटरेस्ट देखने को मिला था, और उसके बाद फिर ये तेज़ी हल्की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अनुज, ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा ऐसे आप कह सकते हैं ना कि अच्छी खासी रेस दौड़ने के बाद थोड़ी सी सांस ले रहा है। तो ये बेंच पर कुछ समय के लिए बैठेगा या फिर कुछ काफी समय के लिए बैठाए रखेंगे इसे? नहीं, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं है। जैसा मैं कह रहा था ना, हमारी थोड़ी सी एक आदत बिगड़ गई है रोज़ का उतना बड़ा मूव देखकर। हर्षिता, मुझे लग रहा है मार्केट को अब एक और ट्रिगर चाहिए। जैसे क्या होता है ना, अब तीनों स्टेट इलेक्शंस हो गए, ये अर्निंग सीजन हो गया, अब आगे क्या? आरबीआई का भी स्टेटस को हो गया, आरबीआई का भी स्टेटस को हो गया, अब आगे क्या? तो मार्केट हमेशा यही सोचता रहता है कि अब आगे क्या। तो मेरे ख्याल से अब आगे क्या का सबसे बड़ा आंसर आपको अगले 2 दिन में मिल जाएगा। आज जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा इंडिया में और यूएस में दोनों में, अगर वो डेटा बिनाइन आ गया ना, तो मेरे ख्याल से फिर मार्केट नहीं रुकेगा। फिर आपको एक बार ये सीधा 21,150 21,200 क्रॉस करके फिर जाएगा और 21,500 22,000 तक। लेकिन इसमें पता है इशू क्या होता है हर्षिता? इन चीज़ों में इशू यही होता है कि वो आपके हाथ में नहीं है वो ट्रिगर कब आएगा। वन फाइन डे, लेकिन वो आएगा, वन फाइन डे वो ट्रिगर आएगा जिससे एक ही दिन में निफ्टी आपको 250 पॉइंट ऊपर दिखेगा, और उस दिन आप कहेंगे कि मैं गलती से निकल गया।
वो मतलब वो गलती नहीं करनी है। अभी वाली जो मार्केट चल रही है ना, उसमें ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। तो ये एक लिमिटेड पॉइंट है। हाँ, इसमें ये होगा बीच बीच में आपका प्रॉफिट जो MTM प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर असल में क्या होता है, लोगों को आदत होती है, स्क्रीन पर देखा 60,000 का प्रॉफिट है, फिर वो 1 घंटे बाद देखा है तो 50,000 ही रह गया, फिर हम सोचते हैं कि क्या करें, अब इसको बुक कर लेते हैं। वो होता ना कि बस इसको बुक कर लें। वो सेम चीज़ अगर जब लॉस बढ़ रहा होता है तो नहीं, सब कहते हैं कि नहीं लॉस थोड़ा रिकवर होगा तब हम इस ट्रेड से निकलेंगे। ठीक है, मार्केट आपको थोड़ा सा मार्क टू एज लॉन्ग एज टेक्सचर पॉजिटिव है। और वो टेक्सचर कब तक पॉजिटिव है? 20,850 तक। 20,850 तक टेक्सचर पॉजिटिव है। 20,850 के नीचे अगर क्लोज हो गया तो मैं खुद बोल दूंगा कि अब मार्केट जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में या करेक्शन के मूड में। अभी तो कंसोलिडेशन के मूड में, करेक्शन के मूड में 20,850 के नीचे। प्राइस करेक्शन मुझे इससे ज़्यादा दिखती नहीं है वैसे, 100 पॉइंट इससे ज़्यादा नहीं, और अपसाइड में 400 से 500 पॉइंट। और क्या ये रवैया सिर्फ इंडेक्स के लिए रहेगा या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए भी रहेगा? इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए भी रहेगा। अच्छा, अब आप देखिए, हम फॉर एग्जांपल कल डिस्कस कर रहे थे इरिडा कि कहीं बहुत लेट तो नहीं हो गया। अब जिसने कल भी ले लिया फॉर एग्जांपल, और अपर सर्किट पे भी काफ़ी ट्रेड्स हुई थी, ऐसा नहीं है कि अपर सर्किट पे नहीं ट्रेड हुई थी, उसको आज भी एक बार के लिए तो 20% मिल गया था, उसके अभी भी 17% ये सस्टेन कर रहा है। ये ना, हम कई बार क्या होता है, हम बोल देते हैं कि यह बहुत महंगा हो गया। ये हमारा काम नहीं है, ये मार्केट का काम है कि स्टॉक बहुत महंगा है या बहुत सस्ता है। हमारा काम है मार्केट को रिस्पेक्ट करना बस, और हमसे मतलब है ट्रेडिंग कम्युनिटी या इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। आप सिंपल इस चीज़ को मान के चलिए, कोई क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, मार्केट क्या बोल रहा है। मार्केट ने पहले दिन बता दिया कि 50 रुपये पर लिस्ट हुआ, उसके बाद भी अगर एपेटाइट थी, बस ठीक है, आपको बाय करना है, सिंपल। और 60 रुपये में भी आपने लिया होता तो एक हफ्ते में आपको, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, लिस्टिंग के बाद डबल हो गया। 50 में तो कोई नहीं ले पाया होगा, 50 को तो मैं मानता भी नहीं हूँ, 50 में तो प्री ओपन में सेटल हुआ था, लेकिन 55-56 में बहुत लोगों को मिला था, वहाँ से भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो मार्केट का मैसेज है क्या हो रहा है यहाँ पर। रिन्यूएबल एनर्जी, हमें खुद नहीं पता कि ये रिन्यूएबल एनर्जी 8 साल के बाद 10 साल के बाद क्या रूप रखेगी। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही थी मेरी जब मनीष चौखानी के साथ, तो उन्होंने कहा था कि ये तो आगे जाके रिन्यूएबल कॉस्ट जो है, सोलर की कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आगे जाके ये कंपनियों के प्रॉफिट आएंगे या नहीं आएंगे, वो किसने देखा है 10 साल के बाद क्या होगा। अब अभी मार्केट में मोमेंटम है, अभी बने रहें, क्या दिक्कत है। मोमेंटम तो है, स्क्रीन पर आपके साफ दिखाई भी दे रहा है, 100 के आसपास चक्कर काटता हुआ। अच्छा, बाय द वे 180 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में आ चुकी है, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा HDFC बैंक सुबह तक तो थोड़ा सा रेजिलिएंट था, कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा टूटे ना, लेकिन अब आधे % का दबाव दिख रहा है स्क्रीन पर, और ये सबसे बड़ा ड्रैगर आपको निफ्टी बैंक में दिखाई देगा। इसके ठीक पीछे फिर ICICI बैंक जैसा ट्रेड आ चुका है, कोटक जैसा ट्रेड आ चुका है। तो इन 3-4 दिग्गजों ने मिलकर मार्केट को नीचे खींचा है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक को राधा नीचे खींचा है। सुबह में हम SBI की बात कर रहे थे, SBI कोशिश बार बार कर रहा था ये पॉजिटिव टेरिटरी में रहे। आज डे हाई इसका करीब 617 था, उसके बियॉन्ड गया नहीं है। इंतजार ऑफ कोर्स इसके 52 वीक हाई 629 का है, उसमें शायद समय लगेगा जिस तरह के मूव्स देखने को मिले हैं। एक बार प्रशांत, HDFC बैंक पर व्यू दीजिए, एक प्योर ट्रेड के लिहाज से, इंट्राडे ट्रेड के लिहाज से अब क्या करना है? जी हर्षा जी, अगर HDFC बैंक को हम इंट्राडे के हिसाब से देखें तो मेरी सलाह होगी कि अगर आपने इंट्राडे के हिसाब से लिया, मतलब आपको 3.5 को प्रॉफिट बुक करने हैं, तो मुझे लग रहा है अभी आपको 1639 जस्ट 3 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए 1639 का, तो आप इंट्राडे के लिए निकल जाए। बट अगर आप पोजिशनली कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1630 का होगा, 1630, और आप बने रहिए जब तक 1630 ब्रेक ना हो स्पॉट में, आप इस स्टॉक में बने रह सकते हो। जब तक 1630 के ऊपर है तब तक कंफर्ट है, जब टूटे तो दोबारा सोचा जा सकता है कि ट्रेड रखना है या नहीं। आज दरअसल मेटल कंपनियों का दिन है, और हम मेंशन भी कर रहे थे हिंडाल्को, JSPL, JSW स्टील, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो चले हैं और अभी भी यहाँ पर तेजी बनती दिखाई दे रही है। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 0.61% के गेंस। जतिन गेडिया, मेरे ख्याल में 12 बजे आपने हिंडाल्को पर एक ट्रेड दिया था, 520 की कॉल लेकर आइएगा स्क्रीन पर। आपने यहाँ पर मेरे ख्याल में टारगेट हिट हो चुका है 22 का पहला वाला, अब 25 का इंतजार रहेगा। इस पर क्या कोई फ्रेश व्यू है? जो हिंडाल्को का मैंने कॉल दिया था वो कल के शो में फ्यूचर्स एक्सप्रेस में दिया था, जिसका आज दोनों टारगेट हिट हो गए। 25 का टारगेट था तो हिट हो गया है। ओवरऑल मेरे को मेटल काउंटर में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो जारी रह सकता है।
हिंडाल्को की इन पर्टिकुलर अगर जो मैं बात करूँ तो कंसोलिडेशन फेज में से आज उसने ब्रेकआउट दिया है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा और इसमें पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। ऊपर में 540 545 तक का इसमें पॉसिबल अपसाइड है, और इसमें अगर जो फ्रेश ट्रेड अगर जो करंट लेवल्स पे इनिशिएट करना है तो मेरे को लगता है 522 का एक स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 545। ओके, हिंडाल्को यहाँ पर एक आप अप्रोच ले सकते हैं। इस समय दोनों टारगेट्स कल वाले मीट हुए हैं वैसे यहाँ पर। अच्छा, इंडिया मार्ट हमने डिस्कस किया था, आई थिंक कल भी ये रडार पर आया था, आज भी रडार पर आया था हर्षिता, शायद सुबह भी पिक हुआ था। जी हाँ। लेकिन इसको एक बार रिविजिट कर लेते हैं। मानस, क्या व्यू रहेगा इसके ऊपर इंडिया मार्ट पर? देखिए, मॉर्निंग में मैंने मेंशन किया था कि 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ब्रीच कर रहा है, तो आपको यहाँ पर एक स्मार्ट रैली देखने को मिल सकती है। और एक्चुअली वो मूव हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट फिर भी पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि इस बार शायद 2950 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो जो इंटरडे सेशन में करेक्शन हमने अभी पिछले करीब आधे घंटे या 1 घंटे में देखा, आई थिंक वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस आपको 2720 के नीचे लगाने हैं और टारगेट आपको 2950 के आसपास के रखने हैं। शायद हमें 1 से 2 हफ्ते का समय स्टॉक को 2950 के लेवल्स को टच करने में लग सकता है। 1 से 2 हफ्ते का समय लग सकता है स्टॉक में 2950 तक आने के लिए, लेकिन हाँ, मोमेंटम लौटा है। फंडामेंटली मयूरेश, कोई अंदाजा कि क्या बदल रहा है? क्योंकि लास्ट अपडेट जो आया था वो लार्जली कंपनी के नंबर्स के बाद ऐसे सुनने में आ रहा था कि शायद ये अपनी कुछ सब्सक्रिप्शन रेट्स बढ़ा रहे हैं। आपका इंसाइट क्या है इस पे? तो लार्जली मैंने फिलहाल ट्रैक नहीं किया है, बट कोविड में आई थिंक ये सारे स्टॉक्स खूब चले थे। ऑब्वियसली आई थिंक एक जो एक्सपेक्टेशन है कि जो एक लोअर चर्न दिख रहा है इनके क्लाइंट बकेट लिस्ट्स में, दैट विल लीड टू अ ग्रेजुअल मार्जिन एक्सपेंशन। दूसरी चीज आई थिंक जो इबिटा मार्जिन कम हुई थी, आई थिंक वहां पे एक स्लो एंड स्टेडी रिकवरी आनी चाहिए। और जनरली अगर आप देखें कि जो एक्सपेक्टेशन है आज एक सप्लायर एडिशंस में, that should grow at a very healthy pace, specifically from entry level segments right till the higher level segment, जिसे शायद सिल्वर बकेट सेगमेंट्स कहते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ी ट्रांजिशनरी फेज से कंपनी गुजर रही है, which the market is taking positive cues में। मुंबई इनफैक्ट इसने तो जमकर कमा कर दिया था आपको कोविड में, और फिर पिछले साल ठंडा था। इनफैक्ट आप रीसेंट पास्ट अगर आप देखेंगे तो इट्स एन ओके परफॉर्मेंस, बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस रहा है इंडिया मार्ट का। अच्छा, टू व्हीलर साइड पर लेकिन जमकर तेजी बनती दिखाई दी है आज। बाटा बोल रही हूँ, बजाज ऑटो देखिए, आप हीरो मोटोकॉर्प देखिए, ये 2 काउंटर्स है जो बहुत ज़ोरदार खरीदारी दिखा रहे हैं। 1.5% का इजाफा ही सही, लेकिन बढ़त तो है। अमित, आपका क्या है व्यू, बजाज ऑटो या हीरो मोटो पे कुछ अपॉर्चुनिटी तेजी की? जी मैम, दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, शार्प रनअप्स देखे हैं। बजाज ऑटो का अगर हम काउंटर देखें तो यहाँ पे हम एक फ्रेश ब्रेकआउट देख रहे हैं प्रीवियस स्विंग का। करंटली प्राइस 6262 का है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 6200 का स्टॉप लॉस लेके इसे राइट किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 6350 6400। ऑन द अदर एंड अगर हम हीरो मोटो का ट्रेड देखें तो वो इट्स अ पुल बैक ट्रेड। इसका रिस्क रिवॉर्ड बेटर है बिकॉज स्टॉक ने एक रनअप के बाद एक लो वॉल्यूम पुल बैक दिया जिसने 10 डेमा पे जाके रेस्ट लिया और वापस एक हम अपस्विंग दिख रहे हैं। तो जब तक इसका स्विंग इंटैक्ट है, लगभग 3700 के लेवल, 3720 के लेवल्स इंटैक्ट है, मुझे लगता है प्रीवियस हाई जो कि 3850 3900 है, वो लेवल्स अचीवेबल हैं। दोनों के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बजाज ऑटो इज ब्रेकआउट ट्रेड एंड हीरो मोटोकॉर्प इज अ पुल बैक ट्रेड। ओके, तो ये हीरो मोटोकॉर्प एक पुल बैक ट्रेक और बजाज ऑटो में क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला है। इंटरेस्टिंग पॉइंट पर ये दोनों ही काउंटर्स आ खड़े हुए हैं। अच्छा, चलिए एक पॉकेट जो सबसे ज़्यादा पेन में रहा है पिछले हफ्ते, उसकी बात कर लेते। चीनी कंपनियां, बलरामपुर चीनी आज वैसे देखेंगे तो 0.5% का दबाव है, पैन में अभी भी है ये काउंटर, लेकिन आज दरअसल सूत्रों के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एथनॉल वाले मामले पर, जहां पर सरकार ने कह दिया था कि शुगर केन जूस से अब कंपनियां एथनॉल नहीं बना पाएंगी, उसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में यानी कि पीएमओ में आज चीनी मिलों और एथनॉल प्रोड्यूसर्स के साथ एक बैठक बुलाई गई है। क्या राहत मिलेगी या नहीं, वही सबसे बड़ा सवाल है। असीम मनचंदा हमारे साथ है। असीम, क्या जानकारी हाथ लग रही है? क्योंकि चीनी मिलें तो काफी नाखुश थी, बलरामपुर चीनी का मैनेजमेंट खुद इस चैनल पर एक्सक्लूसिवली बोलकर गया है कि एक बड़ा शौक था ये। जी सही कहा आपने, चीनी मिलों के लिए एक बड़ा शौक है,
लेकिन इस साल चीनी का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन थोड़ा कम रहने का अनुमान है, तो इसको चीनी का दाम ना बढ़े, तो इसके लिए सरकार ने एथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन सिरप के इस्तेमाल के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चीनी मिलें इससे काफ़ी नाखुश है, सरकार से लगातार नियमों में ढील देने की मांग कर रही है। और जो हमें सूत्र के हवाले से जानकारी मिले, प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी आज चीनी मिलों के साथ एक बैठक बुलाई है। इसमें डिस्कस किया जाएगा कि किसी तरह का वे आउट यहाँ पर से निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। दूसरा ये भी है कि जो महाराष्ट्र सरकार है उसने भी केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने की शुरुआत कर दी है। जो डिप्टी सीएम अजीत पवार है, उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उसके बाद अब वो अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए। जो हमारे को जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से कि सरकार इसके ऊपर टिंकरिंग थोड़ा बहुत कर सकती है, थोड़ी सी रिलीफ चीनी मिलों को दे सकती है, लेकिन आपको इस बैठक का इंतजार करना पड़ेगा। इस बैठक के बाद किस तरह की जानकारी निकल करके आती है, लेकिन सरकार इस थोड़ा सा टिंकरिंग इसमें इस पूरे उसमें कर सकती है और चीनी मिलों को थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद हो सकती है। ओके, कुछ राहत की उम्मीद यहाँ पर बन रही है, लेकिन सरकार ने बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ाने के लिए ही दरअसल ये फैसला लिया है। और सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने भी यही कहा कि ये फैसला हमेशा के लिए नहीं है, स्थिति सुधरने पर इसे विचार के लिए दोबारा लाया जाएगा। कोई भी निर्णय जो इस स्तर पर लिया जाता है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि देश में जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करना, ताकि हमारा जो भारत का नागरिक है, जो यहाँ का कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको अनावश्यक रूप से कीमतों का भार उसके ऊपर ना पड़े। तो मेरे ख्याल से ये जो निर्णय लिया गया है कि जो शुगर है, जो चीनी है, उसकी उपलब्धता को बनाए रखा जाए। और जो जहाँ तक ये बात है अचानक ऐसा निर्णय लेने की, तो उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको दोबारा विचार करके उसको कैलिब्रेट कर लिया जाएगा। ऐसी उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। I would like to point out what Petroleum Secretary had just said a couple of days back. He said it's just a pause. और ऐसा नहीं है कि ये निर्णय हमेशा के लिए लिया गया है, और जैसे ही उपलब्धता के बारे में स्थिति संतोषप्रद हो जाएगी, these decisions are reviewed every week. हम हर बुधवार को हम 4-5 सेक्रेटरी एक साथ बैठते हैं और स्थिति की समीक्षा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी निर्णय जो है वो अनंत काल के लिए है। This needs and will be calibrated as per the availability situation demands. तो एक कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी की तरफ से भी बयान आया कि ये अनंत काल के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है फैसला। जैसे जैसे सिचुएशन में बदलाव आएगा वैसे वैसे निर्णय भी बदल सकता है, लेकिन इन स्टॉक्स की धुलाई अब भी कायम है। आप देखिए बलरामपुर चीनी 1% नीचे, बाकी स्टॉक्स में धामपुर, त्रिवेणी, उत्तम, श्री रेणुका, अवध शुगर जैसे काउंटर्स 1-1.5% अभी भी कारोबार कर रहे हैं नीचे की तरफ। मयूरेश, आप लोगों का कोई एक्सपोजर था क्या शुगर में? तो वी हैड बलरामपुर, प्राज, बट हमारे टारगेट्स अचीव हो गए, सो वी एडवाइस प्रॉफिट बुकिंग अ फ्यू वीक्स बैक। पर दो चीजें बहुत साफ हो रही है ये पॉलिसी से। एक, पोस्ट जनरल इलेक्शंस व्हिच इज से 2 क्वार्टर्स डाउन द लाइन, ये पॉलिसी 100% रिवर्स हो जानी चाहिए। दूसरा, आप ये देखिए जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए इंडस्ट्री में, और मैं सुन रहा था बलरामपुर चीनी के एमडी जो अनुज से बात कर रहे थे, ऑब्वियसली आई थिंक जितनी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एथेनॉल एंड डिस्टिलरी फैसिलिटीज, नॉट जस्ट बलरामपुर, धामपुर आप देखिए, द्वारिकेश, रेणुका, सब चीनी कंपनियों ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है और केपेक्स किया है to build up distillery capacities, and the ethanol blending is a reality. So I think जैसे इसके volumes बढ़ेंगे post elections, I think it should be status quo. Markets ने एक knee-jerk reaction जरूर दिया है ये सारे stocks को, but markets forward looking भी होते हैं. So I think they will post this December numbers start factoring in the worst case scenario December और March quarter के numbers के लिए, और June quarter से यानी first half of next year से अच्छे numbers वापस built in करने के अनुमान लगा देंगे। तो वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो क्या एफआरपी प्राइसेस, सैप प्राइसेस में भी बढ़ोतरी होगी, ये सारी चीजें आई थिंक जेस्टेट हो जाएगी आफ्टर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स नंबर्स। और मेरे ख्याल से आई थिंक जो क्वालिटी है ये वापस उभर के आएगी। सो बलरामपुर हो, जो प्रॉक्सी प्ले है प्राज, जो इथेनॉल प्लांट्स बनाते हैं, इनफैक्ट उनके प्रेजेंटेशन डे में हर्षदा जी देव सेड FY30 में दे आर लुकिंग एट फार ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ दैट कैन कम थ्रू। और ये मुमकिन इसलिए हो सकता है क्योंकि जो नए प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम 2G 3G एथेनॉल प्लांट्स, आज डीजल बाइंडर बना रहे हैं, ATF यानी एरोप्लेन्स के लिए एक नई तकनीक बना रहे हैं जहाँ पे वो फ्यूल ब्लेंड कर सकते हैं फॉर ATF यूजेस, एंड देयरफॉर आई थिंक देयर इज अ ह्यूज स्कोप गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरे ख्याल से आई थिंक नीजक रिएक्शन हो गई, शायद एक टाइम प्राइस कंसोलिडेशन में स्टॉक्स निकल जाए, बट अगर क्वालिटी पे फोकस करें ये स्पेस से,
बलरामपुर, प्राज, ये आपके बाय वॉच लिस्ट में जरूर। हर्षदा, एक चीज़ कहूँगा मैं, टोटली मैं मयूरेश की इस बात से सहमत हूँ। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी ही मिलेगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ प्राज इंडस्ट्रीज़ का। प्राज इंडस्ट्रीज़ मशीनरी बनाती है, उसका इसमें गिरने का कोई मतलब नहीं है। वो क्या होता है ना, जब शुगर स्टॉक्स गिरते हैं साथ साथ प्राज गिर जाता है, ठीक है। और प्राज का आप चार्ट देखिए, प्राज में राकेश झुनझुनवाला ने एक टाइम पे 5% स्टेक लिया था, तो 5 रुपये का शेयर था ये, अब 500 रुपये हो गया, ठीक है। ये आपको अब एक मौका दे रहा है। अगर इस न्यूज़ की वजह से नी जर्क में इस तरीके का रिएक्शन आ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ इवन बलरामपुर आपको मौका दे रहा है। लेकिन बलरामपुर में क्या होगा ना, बलरामपुर में अभी कुछ टाइम के लिए सोड रहेगी है, जब तक ये इलेक्शन का पूरा पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती है तब तक। लेकिन प्राज जैसा शेयर है फॉर एग्जांपल, वो क्यों गिरना चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पर अब लोग पूछते हैं ना कि फॉर एग्जांपल आप कहेंगे काश मैंने प्राज ले लिया होता जी, 3 साल पहले मैंने प्राज ले लिया होता। 3 साल बाद आप यही बात कह रहे होंगे कि 3 साल पहले एक मुझे मौका मिला था, काश मैंने उसमें ले लिया होता। ऑब्वियसली आपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछेगा, लेकिन मामला ऐसे ही होता है इसमें। मतलब जब ये नी जर्क आता है ना, तभी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब सब कुछ ठीक होगा तब थोड़ा ना आपको खरीदने का मौका देगा। जब एक बार ये हो जाएगा, 3 महीने के बाद इलेक्शन वगैरह जब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आगे बोलेंगे अच्छा चलिए ठीक है, वो टेम्प्रेरी मेजर था, हमने हटा लिया है, स्टॉक ऑलरेडी 700 रुपये होगा तब तो फिर क्या फ़ायदा है। अभी इस समय ख़राब न्यूज़ आई है, क्योंकि एथेनॉल पे गवर्नमेंट का टारगेट बहुत क्लियर है, उनको करना है। लेकिन इस समय गवर्नमेंट का ज़्यादा बड़ा टारगेट है इलेक्शन जीतना। तो उसमें ऑब्वियसली, और उसमें शुगर, किसी भी दिन आप शुगर को प्रेफर करोगे ओवर एथेनॉल, तो इसके लिए ये इस समय एक वो डायकॉटमी चल रही है मार्केट में। यही मौका है इस समय थोड़े से 2-3, लेकिन हाँ अच्छी क्वालिटी के और 2-3 बस, प्राज और बलरामपुर, इसके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे ज़्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है दूसरी साइड पर। और उसमें भी प्राज ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा डिरिस्क्ड है कंपेयर टू बलरामपुर। तो ये इनफैक्ट आपके लिए व्यू साफ है। इस तरह का मौका बहुत रेयरली मार्केट देता है, उसका फ़ायदा उठाइए। अब आप खुद भी एनालिसिस कीजिए किन लेवल्स पर ख़रीदना है, इसकी भी आप जांच कर सकते हैं। लेकिन ये कर्स रिव्यू इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर या फिर शुगर कंपनियों पर। अच्छा, सुबह में आपको याद होगा हमने बात की थी मिड कैप आईटी कंपनियों की, उनका हाल एक बार फिर देख लेते हैं। मिड कैप आईटी में मुझे याद है परसिस्टेंट देख रहे थे, कोफोर्ज देख रहे थे हम, ये कुछ काउंटर्स थे जिनमें अच्छी खासी तेज़ी बनती दिखाई दी। और मेरे जहन में इसीलिए आया इनके बारे में क्योंकि मैं टाटा एलेक्सी देख रही थी। आज टाटा एलेक्सी हटकर चल रहा है, बाकी सब काउंटर्स जो सुबह में अच्छी तेज़ी दिखा रहे थे वो थोड़ा सा शांत हो गए हैं। तो इस पर पहले एक पर्सपेक्टिव, जतिन, टाटा एलेक्सी का चार्ट क्या कह रहा है? ऑफकोर्स ये कैश वाला ट्रेड है, लेकिन व्यू क्या बन रहा है? देखिए, टाटा एलेक्सी का अगर जो मैं चार्ट देखूं तो 2 वीक का एक कंसोलिडेशन को ऊपर की तरफ इसने ब्रेक किया है, तो एक फ्रेश ब्रेकआउट है। मेरे को लगता है कि इसमें 9,500 से लेके 9,600 का अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। तो करंट लेवल्स पे अगर जो किसको बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। 8650 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। मेरे को लगता है जो मोमेंटम 2 वीक के कंसोलिडेशन के बाद आज स्टार्ट हुआ है, तो मेरे को लगता है अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। ओके, चलिए हर्षदा, अब एक और चीज़ एड्रेस करते हैं। अब मार्च में जो हर 6 महीने में निफ्टी में चेंजेस आते हैं जी, उनकी तैयारी होनी शुरू होगी। नुवामा का एक नोट आया है, उसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है कि निफ्टी में चेंजेस पॉसिबल हैं। उनका मानना है कि श्रीराम फाइनेंस निफ्टी में आ सकता है और यूपीएल निफ्टी से बाहर जा सकता है। ये पॉसिबल है। अब मैं पहले ये पूरी रिपोर्ट्स पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्यों मैं इस चीज़ को इंटरेस्टिंग मानता हूँ। ये निफ्टी कि यूपीएल को हटकर श्रीराम फाइनेंस आ सकता है। दूसरा बड़ा चेंज लग रहा है निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में लग रहा है कि बंधन बैंक का एक्सक्लूजन होगा और उसकी जगह कैनरा बैंक पॉसिबल है ये आना, ठीक है। और एक फाइनली है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्या क्या हो सकता है। जियो फाइनेंस, IRFC, PFC, पॉलीकैप और अदानी पावर, इनकी एंट्री हो सकती है। और एग्जिट में होंगे आपके श्रीराम फाइनेंस, क्योंकि वो निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहा है। अदानी विलमार, मुथूट फाइनेंस, PNG हाइजीन और बजाज होल्डिंग्स। मैंने ना कुछ टाइम पहले एक रील की थी कि क्यों निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो इंडिया जैसी मार्केट में बहुत आउट परफॉर्म करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक 6 महीने का चार्ट और 12 महीने का चार्ट, यूपीएल का और श्रीराम फाइनेंस का। ये 2 स्टॉक्स का मुझे चार्ट दिखा दीजिए, क्योंकि बड़ा चेंज तो निफ्टी में एट द एंड ऑफ द डे, बाकी तो खैर बात की चीज़ें। बड़ा चेंज निफ्टी में अगर हुआ तो ये यूपीएल का 6 महीने का चार्ट है हर्षदा, 12% नीचे है। इसी 6 महीने में अब मुझे दिखा दीजिए आप श्रीराम फाइनेंस ने क्या किया है। श्रीराम फाइनेंस 6 महीने में 37% हो गया, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या है, ये क्या होता है,
जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको हम कहते हैं कि चलो ठीक है, अब हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, और वहाँ पर आके वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाता है उसके बाद। और जो 6 महीने से बिल्कुल नहीं चल रहा लेकिन कोशिश कर रहा है कि चलूँगा, मैं चलूँगा, वो जैसे ही चलने को तैयार होता है आप बोलते हैं कि नहीं, तेरे को बहुत टाइम दे दिया मैंने, अब तो साइड हो जा। अब तो साइड हो जा। ये एग्जैक्टली वो हो रहा है। अब क्या है, ये यहाँ पे यूपीएल बॉटम आउट हो जाएगा और हो सकता है नियर टर्म के लिए ये श्रीराम फाइनेंस का पीक बन जाए, क्योंकि 6 महीने में ये इतनी जो बड़ी रैली हो गई है 37-38% की, और उसके सामने 6 महीने में ये इतना गिर चुका है। ये हर बार की कहानी है। जब भी कोई स्टॉक इंडेक्स में इंक्लूड होता है कुछ टाइम के लिए वो अंडर परफॉर्म करता है, और जो भी स्टॉक इंडेक्स से बाहर होता है वो कुछ टाइम के लिए आउट परफॉर्म करता है। तो इसके लिए हो क्या रहा है, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 का बहुत आउट परफॉर्मिंग स्टॉक निफ्टी में जा रहा है, और एक निफ्टी का अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ रहा है। बाई ऑब्वियस थिंग निफ्टी नेक्स्ट 50 आउट परफॉर्म करता है, इसीलिए उसके बाद चलेगा श्रीराम फाइनेंस भी। ऐसा नहीं कि श्रीराम फाइनेंस नहीं चलेगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए टॉप आउट कर जाएगा। ये है कहानी सारी निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 की। तो अब फिर कैच 22 यही है कि जो चला हुआ है उसके साथ जाएं, तो होप कि ये इंडेक्स का हिस्सा बनेगा, या फिर यूपीएल को पकड़े। नहीं, श्रीराम फाइनेंस चलेगा अभी भी यहाँ से, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि फ्लोज तो उस हिसाब से आएंगे ना, लेकिन सारी की सारी फ्लोज के एडजस्टमेंट उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन एक्चुअल निफ्टी में इंक्लूजन होगा। जिस दिन निफ्टी में इंक्लूजन होगा उस दिन इसका टॉप बनेगा 6 महीने के लिए, उसके बाद चलेगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं चलेगा, 6 महीने के लिए टॉप बनेगा, उसके बाद ये फिर चलेगा। और अब देखिए एक और स्टॉक पॉलीकैब फॉर एग्जांपल, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ रहा है ना, मुझे लग रहा है आगे वो और आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि फिर वो कोशिश करेगा निफ्टी में आने की। तो इस तरीके से मार्केट में मूव्स आते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे। एक बॉटम लाइन जो मैं कह रहा हूँ ना, एक और ये इंडिकेशन होगा मुझे कि यूपीएल बॉटम आउट कर रहा है। वैसे मैं खैर मेरा व्यू रहा है कि यूपीएल बॉटम आउट हो चुका है, ये एक और मुझे आज कंफर्मेशन दे रहा है कि यूपीएल बॉटम आउट हो चुका है। तो इन दोनों काउंटर्स पर एक टेक्निकल व्यू ले लिया जाए। प्रशांत आप देखिए यूपीएल, और अमित आप देखिएगा श्रीराम फाइनेंस। पहले श्रीराम फाइनेंस जो पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकता है उस रिपोर्ट के आधार पर, अगला पड़ाव क्या है? जी मैम, अगर श्रीराम फाइनेंस का देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जरूर है। 1998 का इसका करंटली प्राइस है, बट मुझे लगता है कि अगर 1950 के लेवल्स पे आता है, जहाँ पे इसका लगभग 100 डेमो और एक स्विंग सपोर्ट है, और वहां कंफर्मेशन मिले तो बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी वहां पे अप्लाई की जा सकती है। फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आज का कैंडल काफी बेरिश है, काफी डीप है। सपोर्ट के लगभग अगर कोई कंफर्मेशन मिले जो कि लगभग 1940-1950 के आसपास है, तो वहां पे टेक्निकली इसमें एक बाइंग बन सकती है। मानस यूपीएल में क्या करेंगे? जी मानस बताइए। ओके, तो देखिए यूपीएल में कल हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप से हायर बॉटम का ट्रेंड है, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कल निकला था। आज प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए खरीदारी करेंगे। 589 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए 620 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए व्यू दोनों ही काउंटर श्रीराम फाइनेंस और यूपीएल, और मैं इन्हीं दोनों तक सीमित रख रही हूँ क्योंकि ये बड़े वो चेंजेस होते दिखाई देंगे। इस बीच श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में बाय ऑन डिप्स की जो हम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, अगर उसी के बेसिस पे अगर किसी स्टॉक को देखना है कि जो अच्छा खासा करेक्टेड है, तो वो है मैनकाइंड फार्मा। आज अभी ट्रेड कर रहा है ये 1870 1865 के करीब, काफी अच्छा करेक्टेड है, और इन लेवल्स के करीब अगर इसमें अगर लॉन्ग की पोजीशन अगर बनाते हैं तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दैट इज अराउंड 1845 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। टारगेट्स नजर आते हैं मुझे 1900 और 1930 के। तो करंट लेवल से मैनकाइंड फार्मा को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, तो करंट लेवल से मैनकाइंड फार्मा को लॉन्ग करके चले, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए उभर कर आ रही है। इस पर व्यू साफ है, तेजी वाला। अच्छा, इस बीच एक दो और ट्रेड्स जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर मोमेंटम बना है और जोर पकड़ रहा है। एक बार पिडिलाइट दिखाइएगा। पिडिलाइट इनफैक्ट मैंने नोट में भी लिखा था कि इस पर चर्चा करनी बनती है क्योंकि मोमेंटम है 2-2.5% ऊपर। ओआई एडिशन होपफुली फॉलो थ्रू करेगा। जतिन, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस पे? देखिए, पिडिलाइट में आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक पुल बैक जरूर देखा है। मेरे को लगता है कि 2 दिनों के करेक्शन के बाद अराउंड 25 के लेवल्स पे सपोर्ट लेके फिर से उसने एक
जो ऊपर की तरफ जो रैली है वो स्टार्ट कर दी है। मेरे को लगता है 2640 एक इमीडिएट हर्डल है जहाँ पे 4 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में है कॉल साइड पे, लेकिन मेरे को लगता है कि उसको क्रॉस करके 2700 तक भी जा सकता है। इसके लिए इसमें अगर जो करंट लेवल्स पे किसको ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली ले सकता है। 2580 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 2640 इनिशियली और उसके बाद 2700। ओके, अच्छा एक खबर आई है अब स्पाइस जेट पर हर्षदा, और 3 दिन से ना आजकल क्या हो गया ना, कोई भी स्टॉक चलाना हो तो जीक्यूजी का नाम ले लो कि जीक्यूजी इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें भी काफ़ी टाइम से वही चल रहा था कि जीक्यूजी इन्वेस्ट करेगा। पता नहीं मुझे, अब नाम आएंगे उसमें पता चलेगा। 32 करोड़ इक्विटी शेयर्स और 13 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट 50 रुपये पर है जो इशू हो रहे हैं। ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको आप थोड़ा तो डिस्काउंट देंगे, लेकिन नाम आए क्या इसमें? नहीं, नाम नहीं आए, बस ये कहा गया है कि ये फंड रेज इन 2 मीडियम से रहेगा, इक्विटी शेयर इशू और वारंट्स जारी करने के लिहाज से। बिल्कुल। तो खैर देखते हैं फिर ये यहाँ पर इसके बाद इस स्टॉक में किस तरीके के मूव्स बनते हैं और किन इन्वेस्टर्स को ये दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। लेकिन खैर पैसा रेज हो रहा है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एविएशन सेक्टर के लिए ज़रूरी है कि स्पाइस जेट एटलीस्ट कंटिन्यू करे, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। जेट पहले ही बंद हो चुकी थी, गो एयरवेज भी ऑलमोस्ट बंद ही है। तो उस मामले में एक प्राइवेट एयरलाइन का इस तरह से कंपटीशन में रहना सेक्टर के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब एक बात करते हैं एक और स्टॉक की जहाँ पर काफ़ी गिरावट देखी हमने, वो है पीआई इंडस्ट्रीज़। 6% नीचे इस समय। सुमित के पास चलते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर चल के आ रहा है। सुमित, क्यों 6% की गिरावट? देखिए, अभी कुछ देर पहले एक नोट फ्लोट हुआ है। उस नोट फ्लोट होने के बाद में जो गिरावट है थोड़ी गहराई है। पहली चीज़ तो एक क्लैरिफाई कर दूँ, किसी कंपनी की तरफ से नहीं आया है ये, जो खबरें बाजार में चल रही हैं उसके आधार पर गिरावट आई है। तो खबरें ये हैं कि पायरोक्सासल्फोन ये एक कंपनी का प्रोडक्ट है जो एक कंपनी के लिए बहुत क्रूशियल है। करीब 50 से 60% के आसपास के रेवेन्यूज़ कंपनी से उठाती है। और इक्विरस ने बात मेंशन भी की थी लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद कि पहली छमाही में इस प्रोडक्ट की एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और ग्रोथ गाइडेंस की वजह से उन्होंने उसको अपग्रेड किया था। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर यानी कि पायरोक्सासल्फोन का जो कंपटीशन है वो थोड़ा और बढ़ गया है। अभी 6 घंटे पहले एक आर्टिकल भी आया कि एक चाइनीज़ नई कंपनी है, उसने भी इसके अंदर एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ा। और भारतीय कारोबार में बेस्ट एग्रो ऐसी कंपनी जो है वो भी इसके अंदर नई कैपेसिटीज़ ऐड कर रही हैं। तो इस प्रोडक्ट के अंदर पहले इंडिया में इंपोर्ट करता था और जो मेजर प्रोड्यूसर था वो पीआई इंडस्ट्रीज़ था। लेकिन अब धीरे धीरे सा कंपटीशन जो है वो इंटेंस होता जा रहा है और चाइनीज़ कंपनीज अपनी कंपनी इसके अंदर कैपेसिटीज़ ऐड कर रही हैं। प्लस इंडिया में जो बेस्ट एग्रो ऐसी कंपनीज है वो भी अपनी नई कैपेसिटीज़ ऐड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली एक्सचेंज को नोटिफाई भी किया है कि वो अपने नए यहाँ पर कैपेसिटीज़ को लेकर लगा रहे हैं। तो जैसे से इस प्रोडक्ट को लेकर कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है वो मार्केट के लिए एक कंसर्न बन रहा है और उस कंसर्न को आधार मान के पीआई इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक बड़ा सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। क्योंकि ये जो नई कैपेसिटीज़ के एडिशन की बात थी ये चाइनीज़ कंपनी ने कुछ देर पहले ही नोटिफाई किया, तो शायद बाजार ने इसको ज़्यादा बड़ा थम्स अप दिया है। लेकिन अब तक कंपनी ने कोई क्लैरिफाई नहीं किया है, ना किसी ब्रोकरेज हाउस का नोट है, लेकिन ये कुछ नोट फ्लोट हो रहे हैं जिसके दम पे शेयर में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। ओके सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो प्रोडक्ट है इनका, मैं खैर नाम नहीं लूँगा लेकिन इसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये स्टॉक गिरा है। वैसे ये भी एक ऐसा स्टॉक है हर्षदा जिसमें आप नॉर्मली अगर डिक्लाइन पर बाय करें तो पैसा बनता है। ये इंडियन मार्केट का एक्चुअली सबसे बड़ा मल्टी बैगर है। 20 साल में इसने 5000 गुना रिटर्न्स दिए, 5000 टाइम्स। फॉरगेट अबाउट परसेंटेज की तो खैर बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। 5000 गुना के रिटर्न्स इस कंपनी ने कमा कर दिए हैं आपको, और इस पर मैंने काफ़ी स्टडी भी की थी। अच्छा, मार्केट कोलैप्स कर रहा है इस समय बाय द वे। निफ्टी अब आ गया 20,900 के नीचे, 20,898, और बैंक निफ्टी आया 47,150 पर। एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से ये जो गिरावट आई है और इसमें किन स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई। मेरे ख्याल से रिलायंस ने काफ़ी प्रेशर डाला, और रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, वही सारे ऋतिक शेयर्स जो चलने के को तैयार नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे, लेकिन इनमें प्रेशर आया 2897। और मिड कैप्स में एकदम से बड़ा करेक्शन आया हर्षदा। मिड कैप इंडेक्स देखिए, इनफैक्ट 300 पॉइंट का हाँ, और मतलब डे हाई से तो अगर आप देखेंगे तो बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा, डे हाई से तो 500 पॉइंट का फॉल आ गया है, एग्जैक्ट 500 पॉइंट का फॉल आ गया डे हाई से यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में। और एकदम से मार्केट में करेक्शन आया।
क्यों हो सकता है ये करेक्शन, क्या मार्केट थोड़ा नर्वस है? आज दो डेटा आने हैं, ध्यान रखिएगा। यूएस का भी इन्फ्लेशन डेटा आना है, हमारा खुद का इन्फ्लेशन डेटा आना है, आईआईपी का भी डेटा आना है, काफ़ी डेटा पॉइंट्स आने हैं। उससे पहले मार्केट थोड़ा नर्वस हो रहा है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है आज, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। काफ़ी फैक्टर हो सकता है मार्केट में, लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस बिल्कुल आई है मार्केट में। कई कारण आपको दिखेंगे, लेकिन नर्वसनेस थोड़ी और बढ़ती हुई इस बाजार में। सुबह से थोड़ा सा ठंडा कारोबार चल रहा था, लेकिन अचानक वो सेल साइड की पोजीशंस। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वो स्टॉक जो बाजार को अच्छी खासी सपोर्ट दे रहे थे, वहीं पर क्रैक्स आना शुरू हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपके बैंकिंग काउंटर्स वो वीक थे, सुबह से ही वीक थे, अभी भी वीक हैं। आप एचडीएफसी बैंक देखिए, 0.5% से 0.76% की गिरावट आ चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब 1.5% नीचे है। लेकिन आपका हिंडाल्को बात करते करते 1% गवा दिए इसने। कोल इंडिया में 1% का कट आ चुका है। आईटीसी में 0.5% से ज्यादा का कट आ चुका है। इनफैक्ट आईटीसी कभी भी नेगेटिव टेरिटरी में जाएगा। टेक महिंद्रा हो, आपका विप्रो हो, टीसीएस हो, इन काउंटर्स में भी 0.5% से ज्यादा के कट्स। तो ये डे लो की तरफ क्लियरली स्लाइड करते हुए सरक रहे हैं। और देखिए मिड कैप इंडेक्स अब 324 अंकों के नुकसान पर ये इंडेक्स इस समय बैठा है। तो गिरावट बढ़ती हुई। पेटीएम का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 6% का नुकसान इधर देखने को मिला है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, मैनकाइंड जैसे काउंटर्स, जीएमडीसी जैसे काउंटर्स, ब्रिगेड जैसे काउंटर्स जो अच्छे मूवर्स रहे हैं इन द रीसेंट पास्ट, इन सब में हम देख रहे हैं अच्छी खासी बिकवाली। और बिकवाली का दबाव क्लियरली इंटेंसिफाई हो रहा है, बढ़ रहा है। पेटीएम, जोमैटो के साथ पीबी, फिनटेक, न्यू इकोनॉमी काउंटर्स में आप कह सकते हैं तेजी पर फिलहाल एक विराम है। पेटीएम आपके सामने 6% नीचे, जोमैटो देखिएगा 2% के नुकसान पर। फटाफट से पीबी, फिनटेक भी लेकर आएंगे, वहां पर भी इनफैक्ट पिछले फ्राइडे से, जब से आरबीआई गवर्नर की तरफ से एक बयान आया है कि एक अलग एग्रीगेटर मॉडल पर विचार किया जाएगा, इस स्टॉक की धुलाई आना होना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। आज निफ्टी ने हजता बनाया है आउटसाइड डे। क्या होता है आउटसाइड डे? कल का हाई से ऊपर आज का हाई, कल के लो से नीचे आज का लो। तो ये होता है मार्केट में आउटसाइड डे। अब इसकी क्लोज और देख लेते हैं आज कहाँ पर होती है। अगर तो ये रिकवर हो गया और अगर फ्लैट, मतलब एक बार इंटरडे वापस दिखा दीजिए। हाँ, ये बिल्कुल सही था। इसमें आप देखिए, ये जो रेड बार है, इस पूरी की पूरी ग्रीन बार को वाइप आउट कर रही है। मतलब हाई भी ऊपर है और लो भी कल के लो से नीचे है। अब एक बार जरा इंटरडे लेकर आइए वापस, क्योंकि एक तो हो गया आपका आउटसाइड डे, और अब यहाँ पर डे लो पर बंद होने की तैयारी है। 45 मिनट्स बाकी हैं, देखते हैं मार्केट में कुछ रिकवरी आती है या नहीं आती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पिछले वीक के जो 3 दिन के लोज थे 2850, 2852, 2860, ये नहीं ब्रीच होने चाहिए। ये अगर ब्रीच हो गए तो फिर मैं थोड़ा सा खुद कहूँगा मार्केट में कि अब प्रॉफिट बुक करके साइड पे बैठ जाइए कुछ टाइम के लिए, प्रोवाइडेड ये ब्रीच हो गए तो। अदरवाइज अगर ये प्रोटेक्ट हो गए ना, तो फिर एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट की तरफ से आपके लिए पार्टिसिपेट करने की लॉन्ग साइड पर। तो ये फिलहाल मार्केट का ताज़ा हाल आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, हम स्पाइस जेट की बात कर रहे थे। लॉस जो है वो कम हुआ है, 833 करोड़। आज याद रखिएगा, वो फंड रेज के साथ साथ रिजल्ट्स भी डिस्कस होने थे। तो ये Q2 के नंबर्स हैं। लॉस 449 करोड़ पर आया है। पिछले साल इस तिमाही में 883 करोड़ का लॉस था। रेवेन्यू नीचे है, 27% की गिरावट, और एबिटा लॉस भी 443 करोड़ के आसपास है वर्सेस 555। तो लॉस थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन स्टॉक में कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं रहा है। ये 5% नीचे अभी भी है। चलिए अब बात करते हैं ऑटो कंपनियों की। और ऑटो कंपनियों में 2023 की विदाई की तैयारी जो हो रही है, नए साल का स्वागत होता है, और इस खास मौके पर ऑटो कंपनियां अपनी बेसिकली इन्वेंट्री क्लीन करना चाहती है, तो बम्पर डिस्काउंट भी देती हैं। अब किस तरह के डिस्काउंट्स की तैयारी इस बारी है, दीपाली राणा हमारे साथ है। दीपाली, बताइए किन कार्स पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है? हर्षदा, 2 व्हीलर्स पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, पहले तो ये बताना जरूरी है। और 2 व्हीलर्स स्टॉक्स के चहकने का कारण इसीलिए बिल्कुल अलग है। डिमांड स्ट्रांग है और कंपनियों को चिंता नहीं है डिस्काउंट्स या ऑफर्स देने की। अब आए अगर 4 व्हीलर्स की बात करें तो बड़े इंटरेस्टिंग ऑफर्स हैं। एक तरफ आपको कम से कम 20,000 तो हायर साइड पर 3 लाख रुपए तक के भी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। लेकिन किन मॉडल्स पर मिल रहे हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मारुति की बात करें तो जो मारुति का स्मॉल कार पोर्टफोलियो है, जिसकी सेल्स हम कंसिस्टेंटली ड्रॉप होते हुए देख रहे हैं, वहां पर आपको काफी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस ऑल्टो K10 पर 54,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। साथ ही स्विफ्ट पर 54,000 रुपए का डिस्काउंट है। वैगन आर पर 54,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। डिजायर पर डिस्काउंट सबसे कम है, वो है 20,000 का। वहीं एक और इंटरेस्टिंग चीज, जिमनी
जिस पर कंपनी काफी अग्रेसिवली बेट कर रही थी एसयूवी पोर्टफोलियो के पर्सपेक्टिव से, वहां पर आपको टॉप स्पेक वेरिएंट में 2.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। थार पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। अगर आप महिंद्रा के पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो सिर्फ एकमात्र गाड़ी है जिस पर डिस्काउंट मिल रहा है, वो है एक्सयूवी 400, और यहाँ जो डिस्काउंट है वो 3.5 लाख रुपए के आसपास का है, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये बिलोंग करती है, कॉम्पैक्ट मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में, वहां पर नेक्सॉन, सोनेट जैसी गाड़ियों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। अब बात करें टाटा मोटर्स की, तो जो इनकी छोटी गाड़ियां हैं टिगोर, टियागो, यहाँ पर आपको 80,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑल्ट्रोज पर 45,000 का डिस्काउंट है। नेक्सॉन एक इनका काफी अच्छा प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टाटा मोटर्स की सेल में, यहाँ पर 70,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो कुछ अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज हैं, फॉर इंस्टेंस नेक्सॉन। वहीं अगर हैरियर की बात करें तो 1.25 लाख रुपए के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा है। नॉन लिस्टेड प्लेयर्स में आपको होंडा, ह्यूंडई, इनकी गाड़ियों पर भी डिस्काउंट मिल रहे हैं 40 से 50,000 रुपए के आसपास के। लेकिन M&M में आपको थार या फिर XUV 400, स्कॉर्पियो, इनमें किसी पर भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है 2-2 साल तक की। तो इनफैक्ट अभी भी इन गाड़ियों पर वेटिंग है, सिर्फ एकमात्र XUV 400 है जहां पर डिस्काउंट्स मिल रहा है। तो डिस्काउंट्स हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं और कुछ सिर्फ सेल्स को बूस्ट करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर्स हैं। ओके दीपाली, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो M&M में कुछ खास डिस्काउंट नहीं, 2 व्हीलर्स पर कोई डिस्काउंट नहीं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट है। मयूरेश, 2 व्हीलर स्पेस में क्या पिक्स होंगी आपकी, क्योंकि बहुत बड़ी रैली देखी हमने यहाँ पर? तो फिलहाल आई थिंक अनुज नो फ्रेश बाइंग, बट जिनके पास टीवीएस है, वी कंटिन्यू टू होल्ड टीवीएस इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज, और बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है टीवीएस का कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी खासी रही है। एक्सपोर्ट मार्केट से देख रहे हैं, मार्केट्स लाइक वियतनाम इन द रिसेंट सर्कुलर, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और अच्छी मैनेजमेंट के कारण 10% के ऊपर मार्जिन्स है। और जो इनकी इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी है IQ, दैट इज गॉट वेरी वेल रिसीव्ड बाय द मार्केट्स, और इसमें भी ये एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं विद न्यू प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू। तो हमारे हिसाब से नो फ्रेश बाइंग एट दिस जंक्चर, बट जिनके पास टीवीएस मोटर है वो बिल्कुल बने रहे। ओके, बिल्कुल टीवीएस मोटर में बने रहें। 2000 के करीब अब इसका भाव, क्या शानदार रैली रही है। चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत से लेंगे आज हम, उसके बाद मानस की बारी आएगी F&O सुपरस्टार के लिए। श्रीकांत चौहान आज देंगे चार्ट का चमत्कार, और मयूरेश जोशी से हम लेंगे मिड कैप फंडा। प्रशांत जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, मुझे HDFC AMC एक अच्छे लेवल पे लग रहा है, यहाँ से मोमेंटम पिकअप हो सकता है। तो इसकी जो 3000 की कॉल है, करीबन 100 पे होल्ड करेंगे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 74, और जो टारगेट में दिख रहा हूँ वो होगा करीबन 140, 140 से लेके 160 तक। HDFC AMC की 3000 की कॉल लेनी है आपको, तो ये हो गया आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। F&O सुपरस्टार के लिए मानस के पास चला जाए। मानस, बताइए आपकी ट्रेड। देखिए, खरीदारी करने का ट्रेड होगा और वो बजाज ऑटो पे होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, और इस ब्रेकआउट के बाद आपको शायद 350-400 पॉइंट की रैली बजाज ऑटो में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है। करंट लेवल्स पे इसके फ्यूचर में आप खरीदारी कर सकते हैं, जो कि 62-67 पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 6200 के नीचे लगाने हैं और टारगेट 6400 के सेट करके चलने हैं बजाज ऑटो के फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 6300 वाला कॉल ऑप्शन जो 111 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 84 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 150 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो बजाज ऑटो एक ट्रेड जिस पर नजरें हैं मानस की। श्रीकांत, बताइए चार्ट का चमत्कार। कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ निगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है अपोलो हॉस्पिटल्स में, और यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 5400 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छा डाइवर्जेंस है, और मुझे लगता है बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन ये स्टॉक वापस से एक बार 5300 या 5250 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो 5300 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से अपोलो हॉस्पिटल को शॉर्ट करके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 5450, यानी तकरीबन 35 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये फिलहाल आपके लिए 5300 के लिए टारगेट आ रहा है अपोलो हॉस्पिटल सेल साइड का ट्रेड। मयूरेश, आप बताइए मिड कैप फंडा। तो वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, रोड्स, यहाँ पे अच्छा खासा फोकस हो सकता है इंटरिम बजट में, क्योंकि आफ्टर दिसंबर बजट पे फोकस होगा, और इसको मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है वेल्सपन एंटरप्राइजेस ये काफी पसंद आ रहा है हमें मार्केट्स में इंडिया में। ऑर्डर बुक काफी तगड़ा है 9200 करोड़ के ऊपर। जो मार्जिन है ये अच्छे खासे इंप्रूव हुए हैं फर्स्ट हाफ में, ऑलमोस्ट 19% और हमें लगता है आई थिंक जो सस्टेनेबल मार्जिन है
16 to 18% ये बैंड में मेंटेन होने चाहिए अगले कुछ वर्षों के लिए। वर्किंग कैपिटल डेज 3 दिनों के आसपास है, कैश रिच बैलेंस शीट है, तो आई थिंक विद इन दीज कंपनीज इटसेल्फ ऐसी बैलेंस शीट मिलना थोड़ी डिफिकल्ट होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने जो अधिग्रहण किए हैं मिशिगन इंजीनियर्स, ये टनलिंग एक्सपर्ट्स हैं जहाँ पे 1600 करोड़ की बुक है, अच्छे खासी बिटा मार्जिन्स पे भी ऑपरेट करते हैं, और इसकी वजह से आई थिंक कंसोलिडेटेड बुक स्पेसिफिकली जो वाटर और वेस्ट का 65% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, रोड्स का 35% का, जितने सेंट्रल स्कीम्स एलोकेशन है, ऑर्डर बुक जो है, ऑपरेटिंग लेवरेज जो कंपनी पेश करती है, मुझे लगता है एक अच्छी खासी अपसाइड शायद वेल्सपन एंटरप्राइजेस ऊपर की साइड पे पेश कर सकता है। तो हमें लगता है वेल्सपन एंटरप्राइजेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ओके, वेल्सपन एंटरप्राइजेस वो मिड कैप फंड ट्रेड है। मैं चारों ट्रेड्स आपके लिए एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ, फिर दूसरे काउंटर्स पर की बात करेंगे। HDFC AMC, प्रशांत सावंत का ये पिक है, यहाँ पर कह रहे हैं 3000 की कॉल लेकर चले, 101 पर है, 140 160 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, 84 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। फिर अगला ट्रेड आया मेरे ख्याल में हाँ मानस की तरफ से बजाज ऑटो, 6400 का मौका है, 6190 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आज का ये एक मोमेंटम ट्रेड है। श्रीकांत ने एक सेल कॉल दिया है 5300 के लिए, अपोलो हॉस्पिटल्स शॉर्ट कर रहे हैं, 5450 का स्टॉप लॉस, और मिड कैप फंडा में वेल्सपन एंटरप्राइजेस है। ओके, एक बार जरा फाइनेंस मिनिस्टर को सुनते हैं। आई थिंक लोकसभा से फीड आ रही है। क्रोर्स का हम अभी न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स का सब्सिडी के लिए पैसा ले रहे हैं। दिस इज बीइंग फंडेड थ्रू कैश सप्लीमेंट्री एंड सेविंग्स फ्रॉम द डिमांड। सर, कैपिटल इन्फ्यूजन में पिछले 4 साल से हर बजट के डिस्कशन में BSNL के ऊपर सभी माननीय सांसदगण का ध्यान जाती है कि हमारे BSNL को क्या हो रही है, आप उसके लिए कुछ कर रही है, नहीं कर रही है, और विपक्ष के आरोप तक है कि BSNL को आप सेल करने के लिए इरादा रख रही हो। मैं हर बजट में BSNL के लिए प्रावधान करते आ रही हूं, और अभी भी 850 करोड़ रुपया BSNL के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन कर रहे हैं। BSNL को ध्यान रखने वाले मोदी जी की सरकार है, और पिछले सरकार BSNL के लिए क्या नहीं करना था और क्या नहीं किया उसके बारे में हर बजट स्पीच में हमने जिक्र भी किया कि BSNL के बुरी हालात का प्राइमरी कारण 10 साल था UPA के सरकार में, जहां उसको दरकिनारे करके BSNL का प्रोग्रेस के लिए कुछ भी नहीं किया। मगर हम हर बजट में कुछ ना कुछ देते आ रहे हैं, और इस सप्लीमेंट्री डिमांड में भी 11,850 करोड़ रुपया कैपिटल इन्फ्यूजन BSNL ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए भी अलग से पैसा 1000, इससे ही 1434 करोड़ जारी है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए 1434 करोड़, और जो वायदा गरीब लोगों के लिए हमने PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 साल तक ये मुफ्त अनाज रेशन में दे रहे हैं, उसके लिए 5500 करोड़ रुपया इसके द्वारा, ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स के द्वारा हम दे रहे हैं। फिर ये उज्ज्वला योजना का नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इंक्रीज करने के लिए जो प्रॉमिस था, जो वायदा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसके लिए 8500 करोड़ दे रहे हैं, जिससे LPG कनेक्शन गरीब के हाउस होल्ड तक जाए और पूरा सैचुरेशन हो जाए, जिससे एक भी गरीब ऐसे गरीब ना होना चाहिए जिनके लिए वो LPG उज्ज्वला मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला, ऐसे आरोप नहीं होगा। सभी लोगों को जो उज्ज्वला बेनिफिशियरी होने का उनका है क्षमता, उनके पास सिलेंडर पहुंच जाएगा। फिर से बार बार मनरेगा के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि हम इतना पैसा नहीं देते मनरेगा के लिए। आदिर जी बार बार भी उठाया इस मामले को, मैं उन्हीं के ओके तो फाइनेंस मिनिस्टर, वो हिंदी में सुनकर अच्छा लग रहा है वैसे उनको, फाइनेंस मिनिस्टर को, और हिंदी काफ़ी अच्छी है वैसे उनकी, और वो काफ़ी अच्छे से एड्रेस भी कर रही थी, और ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ों पर बात कर रही थी, मनरेगा पर भी बात हो रही थी।
वापस कट बैक करेंगे अगर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाई देगी तो, लेकिन फॉर नाउ मार्केट इस समय आ गया है डे लो पर और अब निफ्टी 115 पॉइंट नीचे। लेकिन अब आप ब्रॉडर मार्केट देखिए हर्षदा, और वो एडवांस डिक्लाइन की लाइन आएगी आपकी स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन की लाइन जिस तरीके से क्रिस क्रॉस हुई है, सुबह में पूरे फर्स्ट हाफ में 2:1 था, अब हम ऑलमोस्ट 1:2 एडवांस डिक्लाइन पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर बड़ी गिरावट आ रही है। और वो जो पिडिलाइट का हमने वो जो एक पकड़ा था, एक जो एक्सीडेंट टाइप का पकड़ा था, उसमें काफ़ी बड़ा 10% स्टॉक PI इंडस्ट्रीज, सॉरी मैंने पिडिलाइट बोल दिया। मैं ये दोनों स्टॉक एक जैसे दोनों के नाम सेम ही है ना, PI वहीं से स्टार्ट होते हैं। तो PI इंडस्ट्रीज, सॉरी PI इंडस्ट्रीज, माय बैड, 10% नीचे इस समय PI इंडस्ट्रीज हो गया। और वो जो सुमित ने कारण बताया था आपको, उसकी वजह से यहाँ पर 10% का बड़ा मूव आया है। जी हम एकदम वहाँ पर तेज़ी से इनफैक्ट वो क्रैक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अलावा आप देखिए कुछ और काउंटर्स हैं जिनमें सेल साइड की पोजीशंस मैग्नीफाई होने लगी। आप SRF भी देखिए, पोजीशंस इसकी हल्की हो चली है। नवीन फ्लोरीन में भी मुनाफा वसूली। अब पता नहीं है सेक्टोरल सिचुएशन है या फिर PI के लिए तो स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट जिससे 60% रेवेन्यू आता है उसको लेकर दिक्कत है। लेकिन नवीन फ्लोरीन भी आप देखिए, आज ही का चार्ट है, अचानक उसमें स्लाइस आया पिछले आधे घंटे में। PI तो दिन भर धीरे धीरे करके नीचे आया है। SRF का भी चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी क्लियर कट पिछले आधे घंटे में प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। वो अचानक क्रैक्स देखने को मिले हैं। इनमें से कोई स्टॉक श्रीकांत, SRF, नवीन फ्लोरीन ट्रैक करते हैं क्या आप? बिल्कुल, इनफैक्ट जैसे फॉल PI इंडस्ट्रीज में बना है, मुझे लगता है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि PI के साथ साथ नवीन फ्लोरिन में भी एक सेल ऑफ बनता है। लेकिन PI इंडस्ट्री की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने 3900 के करीब रेजिस्टेंस लिया है और मल्टीपल टाइम ये स्टॉक 3500 के करीब भी आया है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और वीकनेस आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। तो करंट लेवल से भी अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस हो तो मुझे लगता है उसमें से एग्जिट करना जरूरी है। लेकिन अगर SRF की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इट इज लाइक सेंटिमेंटल सॉर्ट ऑफ एक सेल ऑफ। केमिकल सेक्टर में आ गया है तो इसमें भी आया है। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए 2350 2325 के करीब बढ़िया सपोर्ट है हर्षदा। तो करंट लेवल से मुझे लगता है अगर और कोई थोड़ा सा करेक्शन बढ़ता है तो SRF में लॉन्ग की पोजीशंस बनाए और PI में से मुझे लगता है करंट लेवल से भी एग्जिट करके चल सकते हैं। PI से भी करंट लेवल से एग्जिट करके चल सकते हैं। 10% नीचे PI इंडस्ट्रीज। एक बार फिर से रिविजिट कर देते हैं क्योंकि सबसे पहले आपने CNBC आवाज़ पर ये पूरा एनालिसिस सुना था कि क्यों PI इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके की डिक्लाइन आ रही है जो आपने इस समय देखी है यहाँ पर। जैसा कि सुमित आपको बता रहे थे कि इनका जो एक प्रोडक्ट है पायरोक्सेसिलोफोन, उसमें एक कंपटीशन आ रहा है और एक थर्ड चाइनीज़ कंपनी है जिसने इसमें वो प्रोडक्ट लॉन्च किया है। हाँ बिल्कुल, वो ग्राफिक्स ला दीजिए ज़रा एक बार ताकि जो लोग देख रहे हैं लेट उनको रियलाइज़ हो। 60% जो है इसका PI इंडस्ट्रीज़ का सेल्स जो है वो इस प्रोडक्ट से आता है और ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी वजह से एक डिक्लाइन हुआ है। ये भी एक कारण हो सकता है कि PI थोड़ी सी ऑफ लेट कोशिश भी कर रहा है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की। उन्होंने वो इंस्टीट्यूट लैब्स को लेने की कोशिश की थी, उसके बाद वो फार्मा बिजनेस में भी आने की थोड़ी सी कोशिश की थी। ये भी एक कारण हो सकता है। वैसे एक चीज़ है, जो ग्रेट कंपनियां होती हैं वो नॉर्मली कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेती हैं ऐसी चीज़ों से बाहर आने का, तो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी के लिए स्टॉक 10% नीचे। अच्छा, आज मार्केट भी नीचे है, इससे भी फर्क पड़ता है। तो अभी तो इनफैक्ट इसमें सर्किट लग गया है, 10% का टेम्प्रेरी फ्रीज इस समय PI इंडस्ट्रीज में लग गया है। ये भी एक कारण है कि इतना स्टॉक आज जो है ना इस तरीके से गिरा है। शायद मार्केट का टेक्सचर इतना बिगड़ा नहीं होता तो इतनी गिरावट नहीं आती, इतना शायद नहीं गिरता था। एग्जैक्टली, तो इतना नहीं गिरता था। लेकिन अभी क्या है कि मार्केट में है इस तरह का टेक्सचर, तो इसके लिए 10% गिर गया। आप चलिए इस बीच एक और पर्सपेक्टिव आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं मार्केट बिग वॉइस में। आज दरअसल हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज जुड़ रहे हैं। फिरोज, स्वागत है आपका। 2900 के आसपास इंडेक्स ट्रेड करता हुआ और अनफॉर्चुनेट है कि आपसे हम आज बात कर रहे हैं और मार्केट में आज थोड़ा सा कोलैप्स देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह की रीसेंट रैली देखने को मिली है उसके बीच जब एक दिन मार्केट आपको 100 पॉइंट नीचे दिखे या फिर निफ्टी बैंक आपको 150-200 पॉइंट नीचे दिखे, क्या वो एक सबसे बड़ा मौका होगा पोजीशंस और तेजी की लेने का? आपकी अप्रोच क्या है इस मार्केट में?
नमस्कार। आई थिंक जैसे आपने कहा कि एक मोमेंटम टूटता है काफी बार, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मॉल लिटिल करेक्शन। बट बाइंग ऑन डिप्स की तो स्ट्रेटजी रहेगी ऑफ कोर्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो उनको तो बिल्ड करना ही चाहिए। जनरल इलेक्शंस को हमने काफी एनालाइज किया, 5 जनरल इलेक्शन को। एक जनरल इलेक्शन अपॉर्चुनिटी होती है, मिनिमम रिटर्न 1 ईयर की प्लस एंड माइनस 6 मंथ्स की, मिनिमम रिटर्न 10% रही है और एवरेज रिटर्न 16 रही है। तो पॉइंट इज एक इन्वेस्टर को अपनी एसेट एलोकेशन में इक्विटी 50% लाने तक आई थिंक इन्वेस्टर को तो बिल्ड करना ही चाहिए, ऐसी डिप्स को कैपिटलाइज करना चाहिए। ट्रेडर की स्ट्रेटजीज अलग होती हैं, ऑफ कोर्स एक स्टॉप लॉस लेके चलना है, बट आई थिंक बाइंग ऑन डिप्स ही इज द स्ट्रेटजी करंटली एज वेल। आप देखें तो वैल्यूएशन में काफी इजाफा हुआ है, 3 निफ्टी कंपनियां 100 पी के ऊपर हैं, 1150 के ऊपर हैं। तो ऑफ कोर्स एक इंडेक्स लेवल की ट्रेड्स के ज्यादा एक डेविल इज इन द डिटेल, ये कहना जरूर चाहूंगा मैं। ओके, बिल्कुल। फिरोज, गुड आफ्टरनून। तो इस समय आनंद राठी वेल्थ में आप किन स्टॉक्स पर बाय कॉल लेकर चल रहे हैं? कहां पर आपका कन्विक्शन सबसे हाईएस्ट है? अनुज सर, हम ज्यादातर कॉल्स की स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं देते, हम पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज बनवाते हैं। बट आई थिंक एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है, अगर हम देखें स्मॉल कैप स्पेस में भी काफी डाइवर्जेंस है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो इसीलिए एमएससीआई का जो इंडिया का स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें करीबन 450 स्टॉक्स हैं, 445। बट इंडिया के स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 250 स्टॉक हैं, एज द नेम सजेस्ट। जो ये 190 स्टॉक्स हैं उनकी जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं वो काफी यूनिक हैं, क्योंकि एफआईआई आज इंडिया की स्टोरी स्मॉल कैप से भी प्ले कर रहा है। अगर आप टॉप 10 स्टॉक्स जिसमें एफआईआई ने बढ़त दिखाई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, अगर आप देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो री रेटिंग्स हैं, वो काफी इजीली प्रीएम्प्ट कर सकते हैं एमएससीआई के स्मॉल कैप डोमेस्टिक इंडेक्स को लेके। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि फ्रॉम अ स्ट्रेटजी स्टैंड पॉइंट एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स एक्स माइनस एनएसई स्मॉल कैप 250 एक अच्छा प्ले है ये 190 स्टॉक्स का। और उसमें से कुछ चेरी पिकिंग करने की अगर कोई स्ट्रेटजी करे तो काफी री रेटिंग एंड स्टेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज बहुत सारे एफआईआई डीप पॉकेट्स वाले इनमें पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। और मैंने देखा काफी सारे स्टॉक्स में पर एफआईआई की रुपी वैल्यू होल्डिंग बहुत सब्सटैंटिवली कम है। तो जब भी ये स्टॉक गिरते हैं तो एफआईआई अपनी पोजीशंस बढ़ाते हैं, बिकॉज 3-4 करोड़ पर रुपीस पर एफआईआई बहुत छोटा अमाउंट होता है, बट काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इतनी स्मॉल पोजीशंस हैं। इसका मतलब जब भी स्टॉक गिरता है तो ये अपनी पोजीशंस बढ़ाते हैं। सो दैट्स वन पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी एक इंसान अडॉप्ट कर सकता है। तो इस समय फिर रुझान अगर फिरोज थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सके, मिड कैप्स जहां पर एफआईआईस का पैसा आएगा उस पर है या फिर दिग्गजों पर है? आप ज्यादा वेटेज किस तरह के ट्रेड्स पर दे रहे हैं या फिर किस तरह की आइडियाज को दे रहे हैं? देखिए, लार्ज कैप की जो पोजीशंस हैं उसमें तो एफआईआई बहुत अर्जों से है। 2018 से अगर आप एनालाइज करें तो स्मॉल कैप में तब नहीं था एक्सपोजर। आज जो एक्सपोजर है वो बहुत बढ़ गया है। तो ऑफ कोर्स ये अगर प्ले करना है तो स्मॉल कैप से करना है। स्मॉल कैप्स में भी अगर आप देखते हैं एनएसई 500 की पूरी इंडेक्स देखते हैं तो 162 स्टॉक हैं 50 पी के ऊपर। एक तिहाई इंडेक्स तो 50 पी के ऊपर है, 34 स्टॉक हैं 100 पी के भी ऊपर। तो उसमें उसी इंडेक्स में एक ऐसा भी स्टॉक है जिसकी 11 पी की वैल्यू है। मैं देखता हूं काफी लोग ये कहते हैं कि स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है या मिड कैप ओवर वैल्यूड है, बट ग्रुप इतना बड़ा है, इतना डाइवर्जेंट वैल्यूएशन है कि आप एक जेनरिक स्टेटमेंट आज नहीं मेक कर सकते, बिकॉज डिस्पर्शन है। तो कमिंग बैक टू, इसमें मैं स्मॉल कैप में ही खेलूंगा, स्पेशली स्मॉल कैप, हाई एफआईआई एक्सपोजर, लो फ्री फ्लोट। ये स्ट्रेटजी अगर आप क्वांट के हिसाब से चलाएं तो काफी अल्फा ऑन एन इंडेक्स लेवल जनरेट 3-4-5% कर सकते हैं। ओके, तो सेक्टोरली अब आप कहां पर पॉजिटिव हैं फिरोज, थीम बेस्ड? सेक्टोरली 3 सेक्टर अनुज सर, अगर हम देखें सेक्टर की वजह से आई थिंक आईटी एक सेक्टर है जिसमें हमें ये बिलीफ है कि वो जो आज इंडिया का 70.5% जीडीपी का हिस्सा है वो 10-11% हो जाएगा साल 2 साल में। ऑफ कोर्स आईटी हैज नॉट बीन द फ्लेयर, काफी एक क्वार्टर अच्छा करता है फिर वापस अंडर परफॉर्म करता है। आईटी एक स्ट्रक्चरल सेक्टर होगा जिसमें मैं 1-2 इयर्स की कॉल लूंगा, ना कि शॉर्ट टर्म। फार्मास्यूटिकल में एक स्ट्रक्चरल चेंज अगेन देखने को मिलता है, फ्रॉम जेनरिक फोकस टू इनोवेशन फोकस, सीडीएमओस के चक्कर में आई थिंक काफी इनोवेशन पे तवज्जो दी गई है, स्पेशली जस्ट टेलिंग द यूएस। ये 2 सेक्टर्स आई थिंक एक इंसान जो इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी इन्वेस्ट करता है, तो इतनी एजिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती कि आज आपने किया और 2 महीने बाद आपको एग्जिट की जरूरत पड़े। सो दीज आर लिटिल लॉन्गर टर्म सेक्टर्स। आई थिंक ये काफी
5% की अल्फा निफ्टी से, निफ्टी आईटी इंडेक्स एंड निफ्टी फार्मा इंडेक्स की पोटेंशियल हम देखते हैं ओवर द नेक्स्ट 1-2 years। ओके, फिरोज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि अब अगला ट्रिगर ऑफ कोर्स मार्केट के लिए जो होगा वो जनरल इलेक्शंस हो गए, एंड इन द रन अप टू द जनरल इलेक्शंस अभी हम एफएम को भी सुन रहे थे लोकसभा में कि फर्टिलाइजर को जितना पैसा चाहिए उसका आवंटन किया जाएगा। एक जो ऑयल सब्सिडी थी उसके लिए पैसे की जो मांग की है उसकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा खासा थ्रस्ट आता है यूजुअली। हमारे एक और जानकार कह रहे थे कि रेल रिलेटेड काउंटर्स, रोड रिलेटेड काउंटर्स, उन सब में पोटेंशियल है तेजी का। इस स्पेस में क्या आप लोग भी पैसा लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट एंड द लाइक्स? यस, आई थिंक जैसे कोई और कोलीग ने भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो होगी, ये तो जाहिर सी बात है, बट और एक चीज, एक डेटा देखना पड़ेगा कि ये कंक्लूजन करने से पहले, और वो डेटा भी यही पॉइंट आउट करता है। अगर हम हिस्टोरिकल एवरेजेस देखें, फिस्कल डेफिसिट की जो पेनिट्रेशन होती है गवर्नमेंट की 7 महीने में कुल मिला के 73%, 74% फिस्कल डेफिसिट पेनिट्रेट हो चुका होता है साल दर साल इन द फर्स्ट 7 months। इस बार सिर्फ 48% की पेनिट्रेशन है फिस्कल डेफिसिट में फॉर द फर्स्ट 7 months। इसका मतलब फिस्कल प्रूडेंस जो पहले 7 महीने में दिखाई गई है वो पैसा बचा के रखा गया है ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाए एट द फैग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इलेक्शन है। तो ये जो न्यूमेरिकली भी एड अप करता है कि फर्स्ट 7 months जो पेनिट्रेशन हुई है फिस्कल डेफिसिट पे वो सिर्फ 47-48% है, वो हिस्टोरिकल एवरेजेस से सिग्निफिकेंटली 50% कम है। तो आई कंकर विद दैट हाइपोथेसिस। ओके, चलिए फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये आनंद राठी से व्यू इस समय एक मार्केट में थोड़ा सा आप पोर्टफोलियो में थीम बेस्ड अप्रोच रखें। मार्केट में इस समय थोड़ी सी रिकवरी आई लोअर लेवल से, इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि एकदम से मार्केट कोलैप्स कर रही थी। ये इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी और रिकवरी अगर आ जाए तो फिर काफ़ी अच्छा होगा मार्केट के लिए। 20,950, 960 तक भी आ गया तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा मार्केट के लिए। फॉर नाउ BTST या STBT कॉल्स लेना शुरू करते हैं। फिर मानस, क्या कॉल कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए, कल के लिए इंश्योरेंस कंपनीज पे ही ध्यान है। मैंने HDFC लाइफ की पहले बात की थी, ICICI प्रू लाइफ को लेके जाना चाहिए। यहाँ इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए क्योंकि स्टॉक ने लोअर लेवल पे सपोर्ट लिया है। एक ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट पे देखने को मिला है, हाई टॉप हाई बॉटम्स का कंफर्मेशन भी हाई टॉप इंट्राडे चार्ट पे है, तो उसके फ्यूचर में खरीदारी करनी है। 544 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 575 के टारगेट सेट करने हैं ICICI प्रू लाइफ के फ्यूचर में। तो ICICI प्रू 575 की तैयारी, तेजी का ट्रेड ये। प्रशांत, आप क्या लेंगे? जी हर्षा जी, मुझे अल्केम काफी अच्छा लग रहा है। एक अच्छी डिप यहाँ पे आई है और करीबन 4,785-86 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस मेरा होगा 4,730, 4730। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 4,900 तक देख रहा हूँ, 4,900। तो चलिए, ये इस समय प्रशांत जी के पिक अल्केम लैब्स, इस पर आप इस समय एक ट्रेड ले सकते हैं। श्रीकांत, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि टाटा कम्युनिकेशन में आज काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं और एक अच्छी रिवर्सल पैटर्न या रिवर्सल एक्टिविटी का एक क्लियर कट चार्ट बना हुआ है। तो करंट लेवल से टाटा कम्युनिकेशन को लॉन्ग करें। यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक 1770 से लेकर 1800 के भी लेवल्स दिखा सकता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है हमें 1700 के नीचे का। तो 1695 का स्टॉप लॉस बनाए और 1800 के टारगेट्स रखें। ओके, तो टाटा कॉम इनफैक्ट जतिन ने भी पिक किया था कार्यक्रम की शुरुआत में। वहाँ पर आज ऑर्डर का भी इम्पैक्ट है, JLR के जरिए इनको जो ऑर्डर मिल रहा है, कुछ क्लाउड का काम करना है इन्होंने, तो एक अपॉर्चुनिटी है। 1770 और 1800 के टारगेट्स। अमित, आप क्या ट्रेड लेंगे? मैं बैंक ऑफ बड़ौदा लेके जाऊंगा। इसका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव और इंटैक्ट है। रिसेंटली इसमें एक स्विंग ब्रेकआउट देखा था और वीकली और डेली RSI भी वेरी वेल पोजीशन्ड है। मोमेंटम थोड़ा सा मार्केट ढीला है, इसीलिए ये इसने आउट परफॉर्म नहीं किया। अगर मार्केट स्टेबल रहता तो मुझे लगता है ये आज ही आउट परफॉर्म कर जाता। 216 का प्राइस है, 213 का स्टॉप लॉस और टारगेट लगभग 222 रुपए के रहेंगे। ओके, अच्छा एक बार जरा MTNL का चार्ट दिखाइए। मेरी नजर भी उसी पर गई। वो क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसे ही BSNL बोला ना, पब्लिक ने MTNL, ये बुल मार्केट के कमाल होते हैं आज तक। मतलब मुझे पता नहीं उसके बाद कुछ बोला या नहीं बोला MTNL को उन्होंने, और जैसे ही उन्होंने BSNL बोला एकदम से MTNL चल पड़ा वहाँ से। और क्योंकि वैसे ही PSU है
और PSUs में यही एक स्टॉक है जो शायद इतना चला नहीं है। हाँ। वैसे ये सब डेंजरस ट्रेड्स होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन एनीवे सिर्फ प्राइस एक्शन था, इसके लिए इसको स्पॉट किया तो यहाँ पर एक मूव आया। अच्छा, मयूरेश भी हमारे साथ। मयूरेश, एक व्यू आपका अगर हो जाए स्पाइस जेट पर, आज अब बड़ी करेक्शन स्टॉक में, काफ़ी एक यहाँ पर डाइल्यूशन है और प्लस शायद वो नाम नहीं है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कोई व्यू इस पर? नहीं, एक क्लियर रिकवरी का एक इंडिकेशन हो सकता है, बट जैसे क्रूड प्राइसेस गिरे हैं, मुझे लगता है आई थिंक दिस सेक्टर शुड रिमेन इन फोकस। कौन इन्वेस्टर्स निकल के आते हैं, आई थिंक दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एक रिवैम्प एक्सरसाइज जो होती है, जो फ्लीट साइज इनके पास अभी बची है, अच्छा खासा समय लगेगा फॉर दैट एंटायर रिवैम्प टू हैपन। इनफैक्ट अनुज, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मैं आईटा का, फॉर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एन FY24 पर्सपेक्टिव, तो उनके ख्याल से FY24 में जो रेवेन्यूज हो सकते हैं ऑलमोस्ट $980 बिलियन के आसपास हो सकते हैं। जो फ्लाइट्स FY24 में रहेंगी ये 40.2 मिलियन की रहेंगी, कंपेयर टू 36 मिलियन इन FY23 एंड ऑलमोस्ट 39 मिलियन इन FY24, एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स वी आर एक्सपेक्ट टू फ्लाई 4.7 बिलियन compared to 4.5 in FY19. So I think with falling crude prices और जो perspective है इंडस्ट्री की of increasing growth, शायद एक momentum रह सकता है सेक्टर की तरफ। I think Indigo is better placed at this juncture looking at all these things. होप कर रहे हैं कि कुछ रिवाइवल देखने को मिले। इनफैक्ट कस्टमर पर्सपेक्टिव से तो मैं उम्मीद करूंगी कि कुछ रिवाइवल आए, क्योंकि वो एक तरफा ही एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस बीच HDFC लाइफ, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिस पर बाय कॉल भी आया है, एक अपडेट आ रहा है और उनके फेवर में है। एक मामला था जो आई थिंक 2008 से 11 के बीच का था, सर्विस टैक्स वाला मामला। अब ट्राइब्यूनल ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है। करीब 232 करोड़ का यह मामला था, तो वो एक रिलीफ है, तो वो एक एडेड इंसेंटिव है HDFC लाइफ के लिए। स्टॉक वैसे भी आज तेजी में, अब 5.5% तक की गेंस साफ देखने को मिल रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए कुछ काउंटर्स जहां पर एक्टिविटी कुछ दिख रही है और टिक रही है। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स आपके सामने लेकर आते हैं स्क्रीन पर, जिनमें थोड़ा सा एक्शन जाते जाते बना है। कैनफिन होम्स देखेंगे प्लीज आप मानस, क्योंकि ये भी थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है और मुझे याद है इसकी चर्चा हम पिछले हफ्ते कर रहे थे। कैनफिन होम्स में 14% का ओपन इंटरेस्ट है और स्टॉक कैश में 1.5% ऊपर, फ्यूचर्स में लगभग 2% के गेन्स है। देखिए, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं लोअर लेवल पे, 740 से लेकर 720 की रेंज पे मल्टीपल सपोर्ट्स है और वहां से ही रिकवरी देखने को मिली है। हैमर पैटर्न बन रहा है, तो अगर आज की क्लोजिंग जहां पर है वहां पर या तो 2-3 रुपए इधर उधर हो जाती है, तो मेरे ख्याल से आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसमें 810 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अगर ट्रेड लेना होगा करंट लेवल्स पे, तो वो खरीदारी करने का ट्रेड होगा। 739 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 810 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। और शायद बैन में जाने की तैयारी भी है कैनफिन होम्स की। 97% पोजीशन यहाँ पर हो चुकी है और सरप्राइज जी एक दिन के लिए आया सिर्फ। हाँ, एक दिन के लिए, तो एक ही दिन के आना होता है बैन से बाहर। इंडिया सीमेंट भी एक ही दिन के लिए आया था, कोई एक दिन में बाहर आता है, उसी में सब टूट पड़ते हैं वापस। तो आज वही हुआ वहाँ पर, और ये दोनों स्टॉक्स भी बैन में जाने की यहाँ पर हर्षिता तैयारी हो रही है। जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग मूव यहाँ इन दोनों ही काउंटर्स में देखने को मिला है। जी ने तो आज लेकिन पूरे मसल्स फ्लेक्स कर लिए एक दिन जो बाहर आया घूमने के लिए। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स जहाँ पर कुछ नेगेटिव टर्नओवर देखने को मिला है। कमिंस देखिएगा, हम PI SRF सब पर फोकस कर रहे थे। कमिंस, और कमिंस एक हॉट फेवरेट निकल कर आया था पोस्ट ये राज्य सरकार के चुनाव नतीजों के बाद। इस पर प्रशांत क्या पर्सपेक्टिव है? 1939 पर ये थोड़ा सा आज अटका है, 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। जी हर्षा जी, इसको बाय करके स्ट्रेट मेरे हिसाब से 1885 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1890 भी चलेगा, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये करीबन फिर से एक बार 1980-85 तक जा सकता है। ये जस्ट एक प्राइस एक्शन करेक्शन हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है कि और गिरावट कंटिन्यू होगी, तो बिल्कुल इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। ओके, तो ये बाय साइड का ट्रेड बन रहा है। गिरावट पर ज़्यादा आप गौर ना करें, कॉन्फिडेंस दिखाइए, स्टॉक में तेज़ी की पोजीशंस लेकर चलें। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। आई थिंक डॉक्टर रेड्डीज हम सुबह में मेंशन कर भी रहे थे, करीब 1.25% ऊपर ये काउंटर दिखेगा आपको बाजार क्लोज होने से ठीक पहले। तेज़ी की तरफ बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प की चर्चा हुई है। ITC फाइनली एक पॉजिटिव क्लोज दिखा रहा है, काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये, लेकिन साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा
दालमिया भारत पर जो करीब 1.5% ऊपर है, अल्ट्राटेक सीमेंट पर जहां पर हमने देखा नियरली 1.5%, 1.5-2% तक के गेंस बनते दिखाई दिए। सुबह ग्रेसिम में एक मूव तेजी का आया था लेकिन वो ज्यादा देर तक चला नहीं। अमित, अल्ट्राटेक, दालमिया भारत में से कोई जो आप कल के लिए कैरी करना चाहेंगे? जी मैम, अल्ट्राटेक अगर देखें तो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग रनअप ऑलरेडी आ चुका है। स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर किसी रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो मुझे दालमिया भारत का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक की कैंडल ने अभी भी डेज हाई पे अपना स्ट्रक्चर मेंटेन किया, ग्रासिम ने जिस हिसाब से गिव अप कर दिया है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मूविंग एवरेजेस के काफी क्लोज है। यहाँ पे एक बाय कॉल बनती है, 2382 का प्राइस है, स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 2355 का। मुझे लगता है 2450 तक के टारगेट्स यहाँ पॉसिबल है। 50 की तैयारी करता हुआ ये काउंटर आपके लिए। अच्छा, मैं मयूरेश आपसे पेटीएम पर व्यू लेना चाह रही हूँ। स्टॉक अच्छा मयूरेश है नहीं, तो एक बार चार्ट देखेंगे आप प्लीज मानस। पेटीएम का 616 है और अगर आप देखिए दिसंबर के 12, आज ये 12 तारीख है, पिछले 2 हफ्तों में काउंटर में करीब करीब 29% की गिरावट। पिछले हफ्ते जो हुआ सो हुआ और अब एक फॉलो थ्रू बनता दिखाई दे रहा है। 32% टूटा है 14 दिनों में। बिल्कुल। तो देखिए आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन है और इससे पहले भी जब 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए थे तभी लग रहा था कि गिरावट बढ़ेगी और 600 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आज क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, आई थिंक अब आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं नीचे के साइड पे। तो 550 तक के टारगेट पॉसिबल है। बिल्कुल कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और इस गिरावट पे आपको खरीदारी नहीं करनी है। गिरावट पर खरीदारी नहीं करनी है, थोड़ा सा सेटल होने दे। देखिए 600 होल्ड करता है या नहीं। एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है इस काउंटर में। 998 इसका 52 वीक हाई था, वहां से तो हम लगभग 300 पॉइंट से ज़्यादा टूटता देख चुके हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को। लेकिन मार्केट आज 21,037 पर हमने दस्तक दी, ये जो लाइफ हाई था, और उसके बाद कुछ फिसले हैं। 20,900 के आसपास मार्केट दिख रहा है आपका निफ्टी, और निफ्टी बैंक 47,100 के करीब। अनुज बताइए, तेजी की पोजीशंस हैं तो हिम्मत रखें, कैरी करें या फिर आज रहने दें? नहीं, कैरी करें और थोड़ी हिम्मत करें फ्रेश बाय करने की, क्योंकि ये जोन है बाय करने का। जो आज हम सुबह जोन की बात कर रहे थे, ये वही जोन है। इस जोन में अगर आपने नहीं लिया तो फिर आप मार्केट के टेक्सचर पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अब ये हो सकता है हर्षिता कि कल मार्केट और लोअर लो बना दे, ये किसी ने नहीं देखा। एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप अपने आप को हेज कर लें, एक पुट ऑप्शन ले लें, ऊपर की कॉल राइट कर दें। ये एक तरीका होता है हेज करने के लिए। थोड़ी सी पुट लेकर, आउट ऑफ द मनी पुट लेकर अगर आप हेज करना चाहें तो हेज कर सकते हैं। जब तक स्क्रीन पर 20,850 इंटैक्ट है तब तक मैं इस मार्केट में बिल्कुल भी डरने को तैयार नहीं हूँ। 20,850 जब तक इंटैक्ट है, 20,850 टूटने लगे, अगर उसके नीचे बंद होने लगे तभी मार्केट में दिक्कत है। थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी मार्केट में, क्योंकि वरना फिर पैसा नहीं बनेगा। और एक चीज़, इन्फ्लेशन डेटा आना है, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा नर्वस है। कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। कई बार ऐसे होता है कि मार्केट ऐसे डर जाता है और अगले दिन डेटा पॉजिटिव आता है, तो हो सकता है आज डेटा पॉजिटिव आ जाए और कल मार्केट खुले गैप अप सीधा, ये भी पॉसिबिलिटी है मार्केट में। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जोन है बाय करने का, और मैक्सिमम क्या होगा, आपको थोड़ा सा गैप डाउन मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी मुझे लग रहा है ऐड करने का ही मौका मिलेगा आपको, क्योंकि ट्रेंड अभी भी बहुत पॉजिटिव है। तो इसके लिए प्लस वो मूविंग एवरेजेस भी कैचअप हो रही हैं, तो हिम्मत करें और लॉन्ग करने की कोशिश करें इस मार्केट में। लॉन्ग करने की कोशिश करें, बेसिकली हौसला बनाए रखें, तेजी की तरफ ही मूड बदले नहीं आज के इस विराम को देखकर, आज के इस हल्के से करेक्शन को देखकर। अच्छा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आज हमने उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया अनुज, क्या स्थिति उभर कर आ रही है क्लोजिंग पर? कुछ नहीं, इसमें कुछ हुआ ही नहीं। ये आज एकदम ठंडा रह गया ना। ये देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, जब मौके आएंगे ना तब हम बात करेंगे, जब नहीं है मौके तो जबरदस्ती ट्रेड लेने का मतलब नहीं है। आज दोनों साइड पैसा लूज हुआ होगा लोगों का। टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डे था आज, तो उसमें कोई मतलब नहीं। कल बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि ट्रेड बनेगी, तो कल डिस्कस करेंगे। तो कल निफ्टी बैंक पर ट्रेड ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि भारत का इन्फ्लेशन डेटा, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, एंड ऑफ कोर्स जो ऑनसेट होगा कि एफओएमसी की तरफ से अब क्या बयान आता है यूएस में रेट्स को लेकर, इकोनॉमी का हालत को लेकर, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेड रहेगा। इसीलिए निफ्टी बैंक कल के लिए एक ज़्यादा एक्टिव ट्रेड रहेगा। अच्छा, वैसे निफ्टी बैंक बाय द वे 245 अंकों की गिरावट पर जाकर दिन को छोड़ने की तैयारी में है, उसको आपने जहन में रखना है आज के ट्रेड क्लोज करने से ठीक पहले। आज जाते जाते अपोलो हॉस्पिटल पर तो एक शॉर्ट कॉल था जो श्रीकांत ने दिया, और वहां पर मेरे ख्याल में पैसे भी बने हैं। वैसे इनका टारगेट 5,300 का है। ये मारुति, सन फार्मा, आइशर, टाइटन में भी कुछ दिखा, या रिलायंस इंडस्ट्री, श्रीकांत, इस पर क्या व्यू है?
बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो मारुति मुझे लग रहा है कि एक रेक्टेंगल कंसोलिडेशन फॉर्मेशन में है। 10,800 10,900 के करीब जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वापस करेक्ट होके वो आता है 10,300 200 के करीब। तो इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर ये शायद अगर कल के दिन में अगर और करेक्शन में अगर मिलता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चलें। मुझे लगता है ये इवेंचुअली स्टॉक अपवर्ड लेवल को ब्रेक करते हुए एक बार 11,000 के लेवल्स दिखा सकता है। बट अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन बन रहा है, और ये जो रैली हुई है, जो करंट रैली हुई है, उस करंट रैली का जो शायद फाइनल टॉप बनेगा वो बिकॉज ऑफ रिलायंस बन सकता है। तो शायद ये जो करेक्शन आ रहा है उसमें तकरीबन 2400 के करीब या 2390 के करीब इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस एट 2350। तो 2350 का स्टॉप लॉस रखना है, तो थोड़ा और स्टॉप लॉस से अगर बेटर लेवल्स पे अगर मिलता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज तो अच्छा है। मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के आसपास यानी कि 2550 2600 के करीब आने वाले कुछ हफ्तों में जा सकता है। ओके, तो रिलायंस 2550 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भी डिप पर खरीदारी करने का मौका ही है। अगर आप रिलायंस में ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो एक डिस्क्लोजर हमारी तरफ से, जो चैनल आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। आप एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात ज़रूर करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले। जाने से पहले एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर पोजीशंस मजबूत हुई हैं। एक्सिस बैंक, इनफैक्ट एक्सिस बैंक अलग ट्रेड है। बैंक निफ्टी में HDFC नियरली 1% नीचे है, ICICI में दबाव, कोटक में दबाव, इंडसइंड में दबाव, लेकिन एक्सिस अकेला तेजी में खड़ा है। अमित क्या कह रहा है? मैम काफी अच्छा पैटर्न है, इनफैक्ट फ्लैग पैटर्न बना रहा है एक्सिस बैंक। कल के सत्र में आज 1131 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। कल सुबह अगर 1135 36 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म होगा। प्रीएम्प्ट भी किया जा सकता है, अगर किसी ने अभी पोजीशन बनानी है तो वो बना सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1115। मुझे लगता है यहाँ पे 1160 1170 तक के टारगेट्स एक्सिस बैंक में पॉसिबल है। ओके, चलिए एक बार जरा देखते हैं कि निफ्टी में जो जिस तरीके के ट्रेड्स बने उसमें आखिरी घंटे में क्या हुआ, कुछ स्टॉक्स आखिरी घंटे में, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर आया HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक में। तीनों के तीनों स्टॉक्स इनफैक्ट जिन्होंने बैंक निफ्टी पर काफ़ी प्रेशर डाला और 47,058 और अगेन बैंक निफ्टी भी बस जोन में आ गया हर्षदा, जिसमें आपको बाय करना चाहिए। इसमें बस दिक्कत क्या है बैंक निफ्टी में हेज करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि निफ्टी में फिर भी आप 200 पॉइंट नीचे का ऑप्शन ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट नीचे का ऑप्शन भी इतना महंगा होता है कि उसको आप हेज भी कर लें। कल अगर 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे भी खुल गया तो आपकी पोजीशन में भी लॉस होगा, हेज में भी लॉस होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो टाइम वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। तो इसके लिए उसमें वो ट्रेड शायद उस हिसाब से ना बने। तो अगर आप कोई लॉन्ग करना है ट्राई, तो आप निफ्टी में करें, वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से कंपेयर टू बैंक निफ्टी। फिर बैंक निफ्टी के 2-3 स्टॉक्स में थोड़ी सी लोअर मतलब गिरावट ज़रूर आई है टुवर्ड्स द एंड, लेकिन एक दो स्टॉक्स जो मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं। एक बार JSW स्टील देखते हैं। JSW स्टील में अच्छा मोमेंटम और मतलब अच्छे से डिसेंट मोमेंटम के साथ ये स्टॉक बंद हो रहा है। मानस, JSW स्टील पर कोई व्यू? देखिए व्यू तो पॉजिटिव है। JSW स्टील, जिंदल स्टील, जितने भी मेटल काउंटर्स हैं ज्यादातर में व्यू पॉजिटिव है, और JSW स्टील में भी मेरा समझना है कि 885 तक के भाव आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो खरीदारी करने का होगा, और 844 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड जो बैठा है तेजी की तरफ। मानस के पसंद का एक और ट्रेड है पावर ग्रिड, जिसमें जाते जाते तेजी की पोजीशंस लगभग आधे % की आई। प्रशांत, लेकिन इस पर आप व्यू दीजिए पावर ग्रिड। जी हर्षा जी, अगर पावर की तरफ देखें तो एक अच्छा कंसोलिडेशन आफ्टर अ स्ट्रांग मूव हो रहा है। मुझे लग रहा है 226 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। ओवरऑल अगर ये सस्टेन करें तो कंफर्टेबली 240-42 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, और वॉल्यूम्स भी अच्छे पिकअप हुए तो बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं। ओके, तो जाते जाते यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन जोर पकड़ता हुआ दिखाई जरूर दे रहा था। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं आज की क्लोज वॉल पर। दिन थोड़ा सा ढीला था मार्केट के लिए। 21,037 की ऊंचाई छूने के बाद हम क्लोज जो दिखा रहे हैं वो करीब 20,903-902 के आसपास है, लेकिन ध्यान रहे कि आज हमने 20,884 भी टेस्ट किया है, और उसके बाद दरअसल ये क्लोज आपकी स्क्रीन पर इनफैक्ट 867 तक का लो हमने दिखाया। निफ्टी बैंक के लिए भी आखिरी आधा घंटा ज़्यादा पेनफुल रहा और 274 अंकों की गिरावट पर हम जाकर टिके हैं।
टेक्नोलॉजी काउंटर्स ठीक थे, 16 पॉइंट नीचे। आज इन्फोसिस के लिए थोड़ा सा डाउन टिक की खबर थी, लेकिन वो भी काउंटर ज़्यादा टूटा नहीं, बिखरा नहीं। लेकिन जो दबाव में है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट पीआई इंडस्ट्रीज, वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वायदे बाजार में इनफैक्ट इसमें एक लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया, 10% नीचे जाकर क्लोज हो रहा है। और सबसे पहले सीएनबीसी आवाज नहीं आपके सामने पेश की थी वो डिटेल कि क्यों टूट रहा है काउंटर। इनका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो 60% तक का रेवेन्यू लेकर आता है, वो कुछ चाइनीज कंपनी लॉन्च कर रही है और उसके बाद यहाँ पर मार्केट में आया पैनिक, तो यहाँ पर दबाव देखने को मिला पीआई इंडस्ट्रीज में। बैंकिंग काउंटर्स प्रेशर में थे। एचडीएफसी बैंक देखिए, इंडसइंड बैंक देखिए, कोटक देखिए, इनमें बिकवाली ज्यादा क्लोजिंग तक। आखिरी आधे घंटे में एचडीएफसी बैंक 1% नीचे, इंडसइंड बैंक में नियरली 2% का नुकसान आया और कोटक भी 1.25% कमजोर था। साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी वीकनेस की झलक थी। वो काउंटर 0.32% नीचे रहा है, अगेंस्ट द ट्रेंड एक्सिस था जो तेजी में रहा है, तो वो एक ज्यादा बेहतर ट्रेड साबित हुआ है आज के लिए। आज दरअसल बाजार में अगर थोड़ा सा तेजी का एक्शन बना है, उसमें बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प का अच्छा खासा योगदान। दोनों ही काउंटर्स मोमेंटम में थे, 1 से 2% तक के गेन्स वहां पर देखने को मिले हैं। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स ने भी आज दरअसल तेजी ही दिखाई है, वहां पर खरीदारी की पोजीशंस बनती देखने को मिले हैं। इनफैक्ट एचडीएफसी लाइफ 5% ऊपर, एसबीआई लाइफ करीब 1.5% ऊपर। लगे हाथ आईसीआईसीआई प्रू भी दिखा दीजिए क्योंकि उसका भी मेंशन हुआ था, 2.5% तक के गेन्स उधर देखने को मिले। वायदे में कुछ और काउंटर्स जो थोड़ा सा आज इंटरेस्ट दिखा रहे थे, टाटा कम्युनिकेशन में कुछ हरकत देखने को मिली है क्लोज होने से ठीक पहले, वो काउंटर भी करीब 2% के आसपास तक के गेन्स दिखाने में कामयाब रहा। कैश मार्केट में टाटा एलेक्सी में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी, करीब 5% का इजाफा उस स्टॉक ने अपने नाम किया। और न्यू इकोनॉमी काउंटर्स में पेटीएम, जोमैटो, पीबी फिनटेक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर दबाव देखने को मिला है। ये है आज का क्लोज। निफ्टी करीब 20,900 पर जाकर टिकता हुआ, निफ्टी बैंक 47,070 पर जाकर टिका है। एक झलक हीट मैप पर आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें साफ होगा कि किस तरह की मार्केट ब्रेथ है। गिरने वाले शेयरों की संख्या आज थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली है। बीपीसीएल एक्स डिविडेंड है तो उसको देखकर निराश मत होइए। हाँ, अपोलो हॉस्पिटल, सनफार्मा, मारुति, कोल इंडिया, आयशर में मुनाफा वसूली रही है। आज रिलायंस एक बैकफुट पर था। इन्फोसिस में सीएफओ ने इस्तीफा दिया है, उसको लेकर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, ज्यादा बिखरा नहीं काउंटर। लेकिन टीसीएस तेजी में, आज हमने देखा जेएसडब्ल्यू स्टील तेजी में, अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स, लाइफ और एक्सिस बैंक की मैं बात कर ही रही थी, वहां पर भी तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। तो ये है फिलहाल आज का क्लोज, 96 पॉइंट की गिरावट पर आज इंडेक्स जाकर थमा है 20,900 के स्तरों पर और निफ्टी बैंक 47,070 पर लगभग 250 पॉइंट का नुकसान। अच्छा, एक जाते जाते एक स्टॉक पर मेरी नज़र गई और अगर उसका एक लास्ट घंटे का चार्ट देख सकें, ट्रेंट, और ट्रेंट पर आज सुबह सुबह मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 3150 तक के टारगेट्स ओपन किए थे उन्होंने। काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो। देखिए हर्षिता, एंड में उसमें क्या शानदार मोमेंटम आया एकदम से लास्ट में, ये लास्ट के 5 मिनट में ये मूव आया ट्रेंट में और एकदम डे हाई पर बंद हुआ। खैर एनीवे, कल बड़ा दिन मार्केट के लिए क्योंकि कल सुबह सुबह मार्केट रिएक्ट कर रहा होगा 2 बड़े इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पर, यूएस का इन्फ्लेशन और इंडिया का इन्फ्लेशन। देखते हैं कल, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी कल। चलिए, इसी के साथ अनुज और मुझे दीजिए इजाजत। कल सुबह सवेरे नई खबरें, नए ट्रिगर्स के साथ और ऑफ कोर्स नए लेवल्स के साथ आपसे बातचीत होगी, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।